नमस्कार साथियों। तो भाई आज के इस रामबाण प्रैक्टिस सेट में आप सभी का वेलकम है। आज हम कुछ और टाइप्स की बात करेंगे। इससे पहले हम दो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, एस्टेट मैथ 2024 रामबाण प्रैक्टिस सेट। तो वहां से आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। और इन क्लासेस की जो पीडीएफ है उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, जो बच्चा पूरी क्लास देखता हो तो वो एक छोटा सा काम करना, जो आंसर्स हैं क्वेश्चन के वो मुझे एक पेपर पे लिख के व्हाट्सएप कर देना 8529201600 इस नंबर पर। ठीक है, ताकि मैं उस पीडीएफ के साथ वो आंसर की भी अटैच कर दूं, और आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको जो है क्वेश्चन के आंसर जो है वो नीचे उसमें मिल जाए। ठीक है, तो इतना सा आप कर देना। तो क्लास को शुरू कर लेते हैं। फिर आज की क्लास में जो एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो एंड में रहेंगे, नहीं तो बच्चों को ये लगता है कि सर ये तो हमारे लेवल से ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो अ, जिनको एडवांस मैथ करना है वो मतलब क्लास को लास्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यदि 48 के 2048p6 एक ऐसी संख्या है जो 99 से विभाज्य है यानी कि डिविजिबल है, तो k क्रॉस p का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं तो आपको 99 का टेबल तो किसको याद होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे जो नंबर है हमारा वो है 48 के 2048p और लास्ट में है 6। ठीक है भाई, तो ये जो नंबर है हमारा ये 99 से विभाज्य है यानी कि डिवाइड होता है। तो अब आप देखो, 99 से अगर कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो वो 9 इंटू 11 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई संख्या 9 और 11 से डिवाइड होगी तो वो 99 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, क्लियर है ये बात। यानी कि हमने इसके दो फैक्टर बना लिए यहाँ पे, और ये जो फैक्टर हैं ये को प्राइम फैक्टर होते हैं, सह अभाज्य गुणनखंड होते हैं। मतलब क्या है, सिंपल से शब्द बोलूंगा कि ये किसी एक नंबर से दोनों कटने नहीं चाहिए। ठीक है, बस ये इसकी पहचान है। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे इस पूरे नंबर को बजाय 99 से डिवाइड करें, हम इसको 9 और 11 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो अब 9 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है, जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा, तो वो संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस नंबर के जो डिजिट्स का टोटल है 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 4 18, 18 और 8 26, 26 और 6 32, 32 प्लस के प्लस पी, ये हमारा अगर 9 से डिवाइड हो गया, मतलब ये जो टोटल है ये पूरा 9 से डिवाइड तब होगा तो हम कहेंगे कि ये संख्या 9 से कट रही है हमारी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ के और पी अभी मालूम नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन को ये ना समझें कि मुश्किल है। जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, मेन पॉइंट है कंसेप्ट की। अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट पे ध्यान रखना, फोकस करना। मैंने बोला ये संख्या 9 से कब कटेगी, जब इसके अंकों का योग 9 से कट जाएगा। तो इसमें से जो डिजिट है वो मैंने ऐड कर दिए, और ये जो अल्फाबेट के और पी है इनको एज इट इज रखा। यानी कि इनकी वैल्यू ऐसी रखनी है कि 32 में ऐड होकर ये 9 से पूरा कट जाए, तो ये नंबर 9 से कट जाएगा। ठीक है, पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, कोई नंबर हमारा 11 से कब कटता है उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 325, 325 ये एक नंबर है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये 11 से कटेगा। तो उसके लिए अल्टरनेट पोजीशंस का हमें सम करना होता है। अल्टरनेट पोजीशंस का मतलब होता है एक एक छोड़ के। देखो ये एक एक छोड़ दी मैंने, ये पहली ले ली तीसरी पोजीशन, और यहाँ पे पांचवी पोजीशन ले ली। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाली भी एक एक छोड़ के पोजीशन आपने लेनी है। ठीक है, ऐसा करने के बाद इन ऊपर वालों का सम करो, 3 और 5 8, 8 और 2 10, टोटल कितना है 10। 2 और 3 5, 5 और 5 टोटल कितना है 10। अब ये जो दोनों टोटल आए हैं ऊपर और नीचे के, इनका डिफरेंस या तो जीरो आ जाए। ठीक है, डिफरेंस इनका या तो जीरो आ जाए, या वो 11 से कटने वाला नंबर आ जाए। मान लो ऊपर का टोटल ज्यादा आता नीचे का कम आता, तो फिर इनका जो डिफरेंस है वो 11 से अगर कटने वाला है तो ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो दोनों डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता के नियम मैं बता चुका हूं। तो पहले वाला मैंने लिख दिया, दूसरे वाले को अब अप्लाई करते हैं। आप देखो, 4 + k +0 +8 और +6 एक एक छोड़ के। ठीक है, सिमिलरली नीचे से भी एक एक छोड़ के ले लो।
ठीक है भाई, अब ऐड करते हैं 4 प्लस के प्लस 0, तो 4 में 0 ऐड करेंगे 4 ही रहेगा। 4 प्लस 8 12, 12 और 6 18, ऊपर बना 18 प्लस के। ठीक है, 4 प्लस के था ना, तो मैंने 4 इसको एक को अभी लिखा नहीं, तो 4 में 0 ऐड किया, 4 बना, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 प्लस किया गया। इधर से देखो 8 और 2 10, 10 और 4 14, और 14 प्लस पी, इधर से कितना है 14 प्लस पी। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये ऊपर और नीचे का जो है डिफरेंस 0 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए। देखो ये दोनों बराबर होंगे तभी तो डिफरेंस 0 आएगा ना। ठीक है, तो अब ये चीज हम अपने पास से अज्यूम करते हैं, तो तुम दिमाग से सोच के देखो कि ऐसी दो वैल्यू की और पी की मैं क्या अज्यूम करूं कि इधर रखूं तो टोटल 9 से कट जाए, और इधर रखूं तो ये भी सेटिस्फाई हो जाए। इक्वल क्यों रखी है मैंने बताया आपको। अभी आप कहोगे कि सर यहाँ तो आप डिफरेंस लेके दिखा रहे हो, अरे भाई ये दोनों इक्वल हैं तभी तो डिफरेंस 0 आएगा ना, तो इसको मैं दोनों को इक्वल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, 9 का अगर हम टेबल पढ़े, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 36, 9 चौके 36, यानी कि 32 में मैं 4 ऐड कर दूंगा तो ये बनेगा 36 और 9 से कट जाएगा। यानी कि के प्लस पी अगर मैं 4 रखूं तो ऊपर वाली तो बात बन जाएगी, लेकिन क्या नीचे के और पी को हम 4 बना सकते हैं? कैसे? इस के को रख दो 0, इस के को इस पी को रख दो 4। अब देखो 18 प्लस 0 18 रहेगा, और 14 प्लस 4 18, यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये बात सेटिस्फाई हो रही है कि यहां अगर मैं के प्लस पी 4 रख दूं, और 0 प्लस, यानी कि के प्लस पी, यहां देखो 4 है, टोटल 4 है ना इनका। मुझे ये नहीं पता अभी के कितना और पी कितना है, लेकिन मैंने यहाँ नीचे रखा तो मुझे पता लग गया के 0 और पी 4 है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही, इसके अलावा भी वैल्यू हो सकती है। अगर ये बात यहाँ नहीं लगती तो मैं कुछ और करके देखता। अब 9 चौके 36 था, ठीक है, 9 पंजे 45 देखता, फिर 45 के लिए फिर मैं देखता इनका टोटल 45 बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे वैल्यूज को रखा है। ठीक, तो यहां से मुझे के मिल गया 0 और पी मिल गया मेरे को 4। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा था? के इंटू पी। के इंटू पी की वैल्यू देखेंगे तो ये बनेगा 0 इंटू में 4, और आंसर बनेगा 0। ठीक है, तो आंसर कितना बन रहा है इस क्वेश्चन का? 0, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। ठीक है, कहीं पर कोई बात नहीं समझ में आती है तो एक बार दोबारा से देख लेना, सुन लेना मैंने कैसे समझाया चीज को। ठीक है, मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि के प्लस पी यहाँ 4 जो है वो नीचे सेटिस्फाई हो जाता, वो चीज दोनों जगह सेटिस्फाई होगी तभी हम उसको लेंगे। ठीक है, अदरवाइज 36 के बाद 9 पंजे 45, फिर हम इसका टोटल 45 करके चलेंगे, तो उसमें फिर ये वैल्यू रखेंगे। और ध्यान रखना के और पी की जो मैक्सिमम वैल्यू है 9 और 9, 18 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि के और पी एक सिंगल डिजिट की संख्या है। ठीक है, तो के का मान भी 9 से ज्यादा नहीं हो सकता, और पी का मान भी 9 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो टोटल जो है हम 18 से ज्यादा नहीं बना सकते, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सी प्रैक्टिकल बातें हैं, रटने वाली कहीं भी बात नहीं है, समझने वाली चीज है। ठीक है, तो के और पी की वैल्यू हमने इस तरह से रख के अज्यूम करवा के देखनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आज नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है। पहले संख्या पद्धति, 4131 में कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह संख्या जो है 19 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए। तो 4131 में हमने क्या ऐड करना है? ठीक है, कि ये किससे डिवाइड हो जाए? हमारा 19 से। दो तरह के क्वेश्चन यहां बनते हैं, इसमें से क्या माइनस कर दिया जाए ताकि डिवाइड हो जाए, या क्या ऐड कर दिया जाए कि डिवाइड हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आपने इस नंबर को 19 से डिवाइड कर, ठीक है, 19 दूनी 38, बचा कितना? 3, ऊपर से उतारा क्या? 3। ठीक है, फिर 19 से कम 19 पे चलेगा, 9 और 4 13, 1, फिर उतारा ये, तो 19। अब चलो 19 सत्ते, 19 सत्ते 133। ठीक है भाई, 3 और 8 11। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो हमने ये इसको डिवाइड कर लिया। अगर क्वेश्चन में पूछता क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, यानी कि क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो फिर जवाब करना है आपने ये रिमाइंडर यानी कि 8। ठीक है, तो जवाब क्या करना है आपने? 8। लेकिन इसने पूछा क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ा जाए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में इन दोनों का जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है, कितना है? 11 का, तो वो 11 इसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो पूछा था क्या जोड़ा जाए, तो आंसर क्या बनेगा? 11। ठीक है, क्लियर है ये बात?
तो घटाए के लिए ये शेष क्या घटाया जाए, और जोड़ने के लिए इनका डिफरेंस। ये एक तरीका है। एक तरीका और हो सकता है, इसको 8 पे चला दे, यानी कि एक ज्यादा पे चला देंगे। एक ज्यादा पे दो, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। एक तरीका तो ये था कि इनका डिफरेंस जोड़ने के लिए आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको 7 की बजाय 8 पे चला दूं। तो 19 अट्ठे 152। ठीक है, अब ये ज्यादा हो गया, तो 152 और 141 का जो डिफरेंस है ये जोड़ा जाए। तो किसी को ये डिफरेंस नहीं लेना, तो फिर वो एक ज्यादा पे चला के ये निकाल ले। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन 20 का जवाब रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड। और जो क्वेश्चन है मैंने बिल्कुल सिंपल नहीं लिया एलसीएम एचसीएफ का, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो क्वेश्चन आपका आएगा वो लास्ट ईयर एस्टेट पीआरटी में पूछा गया था। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं पीआरटी के जो कमेंट करते हैं कि सर पीआरटी का अलग से कराया जाए, क्योंकि लेवल कुछ ज्यादा ही हाई हो जाता है टीजीटी और पीजीटी के चक्कर में। भाई पीजीटी का तो सिर्फ 10 ही नंबर का कॉमन करवाया जा रहा है इसमें। और रही बात टीजीटी की, तो टीजीटी और पीआरटी दोनों का अप टू 10th लेवल सिलेबस आना है। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखें। इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन देख लेना। मेरा क्वेश्चन आसान है कि वो एग्जामिनर का क्वेश्चन आसान था। ठीक है, लास्ट ईयर के पैटर्न को लेके चलो। ये कह रहा है कि एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 15 और एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 का एलसीएम कितना हो। ठीक है, यहां पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण। ठीक है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात का मतलब जिसकी दो घात होती हैं। ये मैंने दोनों लिखा। ठीक है, अब दो घात का मतलब यहाँ x की पावर 2 है, तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहां से x की दो वैल्यू मेरे को मिलेगी। ठीक है, कितनी वैल्यू मिलेंगी, दो वैल्यू मिलेंगी। अब वो सोल्व कैसे करना है, उसका तरीका क्या होता है। उसका तरीका ये होता है कि आपने यहां ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो ये आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐसे जानबूझ के लगाया क्योंकि अभी बाद वाले क्वेश्चन के लिए आपको बता रहा हूं। ये का मतलब क्या कि यहाँ एक्स स्क्र अभी तो फिलहाल अकेला दिख रहा है, लेकिन एक्स स्क्र के साथ यहाँ कोई नंबर होता, अभी फिलहाल तो मैंने 1 लिखा, मान लो यहाँ पर कोई नंबर होता 3, तो फिर प्रोडक्ट आना चाहिए था 15×3 = 45। ठीक है, गुणा करूं तो 15×3 = 45 आना चाहिए था। तो फिलहाल यहाँ कुछ नहीं है, तो मैंने दिखाने के लिए आपको यहाँ पे एक दिखाया। तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 15 एकम 15, यानी कि गुणा कितनी आनी चाहिए, 15 एकम 15। और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, ये वाला नंबर ऐड करने पे कितना आना चाहिए, -8। क्या ये बात समझ में आई? अगर आप ऐसे दो फैक्टर ले आते हैं कि जिनकी गुणा ये आ जाए और ऐड करके ये आ जाए, तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। कैसे, इस 15 के दो टुकड़े मैंने बनाए, 5×3 = 15। ठीक है, 5×3 = 15, लेकिन ऐड करके -8 आने चाहिए, तो इसका मतलब ये भी माइनस का होना चाहिए, ये भी माइनस का होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। हमारा जो एलजेब्रा के अंदर टॉपिक आता है ना, लीनियर इक्वेशन वाला, वो इसी से रिलेटेड है। तो ये सीख जाओगे तो वहां वाले क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए, तो -5 और -3 जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5×3 = 15 हो जाएगा। और इन दोनों को जब ऐड करूंगा, इकट्ठे करूंगा, तो ये -8 हो जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये बात अगर समझ में आ गई, तो अब अगर कोई बोले कि इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, तो आपने x के साथ ये लिख देने, एक तो x-5 बन गया और दूसरा क्या बन गया, x-3। ठीक है, पहली बात समझ में। अगर कोई ये बोले कि भाई ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, इसको सोल्व करके x की वैल्यू बता दो, तो उस सिचुएशन में फिर आप इसको क्या करोगे, x-5 = 0, देयरफॉर x = 5। सिमिलरली x-3 = 0 और x = 3। तो अगर x की वैल्यू पूछे तो ये आंसर है, फैक्टर पूछे तो ये दो आंसर है। ठीक है, तो अब बजाय इतना करे, यहीं से भी समझा दूं ये बात, यहीं से समझा देता हूं। कैसे, फिर से सुनो मेरी बात को, कि इसके मैंने कहा फैक्टर बनाए, ये हमने बना दिए, लेकिन कोई अगर x की वैल्यू पूछे तो ये जो दो फैक्टर, जो दो टुकड़े आपने बनाए हैं गुणा करके, इनका साइन पलट देना। ये -5 है तो 5 बता देना, -3 है तो 3 बता देना, बात खत्म हो गई। ठीक है, फिर से चलते हैं यहाँ पे। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो 1 ही लिखा हुआ है, तो गुणा करके कितना आना चाहिए, 6, और ऐड करके कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई ये आना चाहिए और ऐड करके ये आना चाहिए। ध्यान रखना ये साइन के साथ लिया है इसमें। ठीक है, साइन इसके साथ ही इंक्लूड है, तो मल्टीप्लाई ये आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो फैक्टर, 3×2 = 6।
ऐड करके -5 आने चाहिए, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं कहूँ कि इसके फैक्टर बताओ, तो तुम कहोगे x-3 और x-2। इसके फैक्टर के लिए इसको x के साथ और इसको भी x के साथ, तो ये आपके बन गए फैक्टर। लेकिन मैं पूछूं x की वैल्यू बताओ, तो फिर कैसे बताओगे? ये माइनस का है तो इसको प्लस का लिख दो, ये माइनस का है तो इसको प्लस का। ऐसा कैसे हुआ? ये पूरा डिटेल लिखा है, नहीं करके दिखाना। तो दोनों बातें मैंने सिखा दी हैं किस तरीके से आपने करना। तो ये हमने कर लिया इसको फैक्टराइज। तो अब जो क्वेश्चन है वहां पर बढ़ते हैं। फिलहाल इस एक्स्ट्रा पॉइंट को मिटा दिया जाए। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या था? इनका एलसीएम बता दो। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन चीज भी लेनी है और जो एक्स्ट्रा है वो भी लेनी है। तो पहले तो कॉमन देखो, ये भी यहां भी है यहां भी है, तो एक तो ये आएगा, कॉमन चीज आ गई। फिर देखो इस पे एक्स्ट्रा क्या है? x-5, तो एक्स्ट्रा चीज भी आएगी। और इस पे एक्स्ट्रा क्या है? x-, ठीक है, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज भी हमने ले ली। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में एचसीएफ पूछ लेता तो फिर सिर्फ ऐसी चीज जो दोनों के पास कॉमन है, तो फिर आंसर ये बनता। ठीक है, तो फिलहाल हमसे एलसीएम पूछा था, और एलसीएम आपको दिखाई दे रहा ऑप्शन डी में x-2, x-3, x-5। ये पूरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। जिसके समझ में आ गई वो फिर अगले क्वेश्चन को देख ले। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि तुम्हें दिख जाए क्वेश्चन, कि एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, छोटा छोटा नहीं दिखना चाहिए। अब देख लो, अब तुम देख लेना कि क्या लेवल एग्जाम में आता है और सर क्या लेवल करवा रहे हैं। ठीक है, गलत फहमी में मत जियो भाई। मैं फिर बोल रहा हूं, इन क्लासेस का मतलब आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के कंसेप्ट को घुसाना है। वो कंसेप्ट घुस गया तो उससे जुड़े और कंसेप्ट के क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि x² प्लस x माइनस 12 और 2x² माइनस ax माइनस 9 का HCF x माइनस a दे रखा है, तो a की वैल्यू। आप अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आप फिर से वही दो इक्वेशन देखिए। पहली इक्वेशन क्या है? दिस इज x² प्लस x माइनस के 12, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी क्या है? दिस इज 2x² माइनस के ax और माइनस के 9। अभी फिलहाल सिर्फ इतना सा सुनिएगा ध्यान से कि ये हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये दो इक्वेशन दी है, मुझे इनको सोल्व करना है। तो मैं कैसे सिखा रहा था? मैंने कहा मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए ये, और ऐड करके कितना आना चाहिए ये। अब बोले जी ये क्या, ये तो प्लस का निशान है। अरे प्लस का निशान नहीं है, इसका मतलब ये एक आना चाहिए प्लस का। इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो एक है। ठीक है, लिख देते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब देखो इसके दो टुकड़े करो, 4×3 = 12। के दो टुकड़े क्या बन गए? 4×3 = 12। लेकिन प्लस का 1 बचना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, प्लस का 1 बचना चाहिए, तो ये प्लस का होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 4 × -3 -12 देगा, देगा ना -12, और ऐड करूंगा तो प्लस का 1 बनेगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बने? दिस इज x+4 एंड x-3। बताया था, ये समझाया था अभी अभी। इतनी बात अगर भेजे में घुस गई तो अब इधर चलते हैं। अब इधर की बात करते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा? तो इस सिचुएशन में अब पहली बात तो मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? इसका और इसका मल्टीप्लाई, गुणा कितनी आनी चाहिए भाई? देखो इसमें इसमें लिखा है ना, तो अब क्या करो, -9 × 2 -18, और ऐड करके कितना आना चाहिए? ऐड करके आना चाहिए ये माइनस का a। ध्यान से सुनते रहना, बस देखना अभी कितना आसान लगेगा। गुणा आनी चाहिए -18, और ऐड करके आना चाहिए माइनस का a। ठीक है, अब देखो दो फैक्टर बनाते हैं। अब दो फैक्टर क्या है? 6×3 = 18। ठीक है, 6×3 = 18। अब किसी बच्चे के मन में आएगा, बोला कि 9×2 = 18 भी होता है। होता है बिल्कुल, मैं कम मना कर रहा हूँ कि 9×2 = 18 भी होता है। लेकिन आप देखो यहाँ 9 और 2 लूंगा तो इनके किसी भी फैक्टर से मैच नहीं कर। ठीक है, लेकिन मैंने 6 और 3 लिए। ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात क्या, कि यहाँ पे ऐड करने से माइनस के बचने चाहिए, तो इसका मतलब माइनस का मुझे बड़ा लेना पड़ेगा। देखो ये, अब ये मत सोचना कि सर इसके साथ माइनस काहे नहीं लगा रहे हो। तो यहाँ पे माइनस का बड़े वाला क्यों लिया, आप मुझे बताइए। माइनस के 15 है और 10 है, तो ऐड करूंगा तो क्या बचेगा? माइनस के बचेंगे ना, बचे ना। तो माइनस का बड़ा होगा तभी तो ऐड करने पर माइनस के बचेंगे, यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। यही बात कह रहा हूँ, इसलिए माइनस का जो है वो बड़ा नंबर ले। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अब है सबसे मेन पॉइंट। सबसे मेन पॉइंट क्या है भाई मेरे? सबसे मेन पॉइंट ये है कि यहां से इस वाले में तो x² के साथ 1 था, लेकिन इस वाले में x² के साथ 2 दे रखा है, दे रखा है ना।
तो 1 था तो सीधे सीधे इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन अगर यहाँ 2 दे रखा है तो यहाँ पे कुछ कलाकारी करनी पड़ेगी, और वो कलाकारी क्या है कि इसको भी 2 से डिवाइड करना है, इसको भी 2 से डिवाइड करना है। बात याद रहेगी। जब इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा क्या, दिस इज -3 एंड दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, क्लियर है। यानी कि जब मैं यहां से इसको सोल्व करूंगा, पूरा डिटेल कहेंगे तो मैं डिटेल दिखा दूंगा, जब मैं सोल्व भी करके दिखाऊंगा इसको, ताकि रट्टे ना मारने पड़े कहीं पर भी। ठीक है, तो यहां से जैसे ये -3 निकला तो एक फैक्टर बना x-3। ठीक है, और दूसरा बन गया x+3/2। ठीक है, ये दिखाऊंगा मैं वेरीफाई करके। तो x-3 और x+3/2। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब आगे बढ़ा जाए, पहले फिर डिटेल सोल्व करके दिखाएंगे। आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ये कॉमन है, यानी कि एचसीएफ जो है दिस इज x-3। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा था एचसीएफ तो x-a है भाई। क्वेश्चन में देखो साफ साफ बोल रहा है एचसीएफ तो x-a है। इसका मतलब फिर a की वैल्यू क्या हुई, a की वैल्यू तो 3 हो गई। a की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो यही पूछ रहा था a कितना है, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। और ध्यान तो बड़े नजदीकी आंसर दे रखे हैं, -3 भी दे रखा है, और कुछ बच्चे यहाँ देख के -3 भी चिपका के आएंगे। लेकिन रटना नहीं है चीजों को, मैंने हालांकि पूरा एक्सप्लेन किया है, इस पोर्शन में क्या अलग था वो समझाया है। अगर कोई x की वैल्यू पूछता तो जवाब क्या देते, ध्यान तो मैंने क्या समझाया था, x की वैल्यू पूछता तो जवाब देते 3, और यहां से -3/2। मैंने कहा था इनके साइन पलट के बताने हैं भाई। ठीक है, लेकिन अगर फैक्टर पूछता है तो x के साथ इनको लिख दो। ठीक है, क्लियर है। अब ये समझ में अगर आ गया तो अब एक बार डिटेल से समझा देते हैं इसको थोड़ा सा। तो a की वैल्यू 3 आ चुकी है, इस सेकंड वाली इक्वेशन को हम डिटेल से एक बार कर लेते हैं। दिस इज 2x² माइनस के ax और माइनस के 9। ठीक है, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं इसको 3 लेके चलता हूँ। ठीक है, ए को हटा के 3 लेके चलता हूं ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझें। देखो 9 दूनी 18, तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, गुणा कितना आना चाहिए, -18। 9 -9 इंटू 2 -18, और ऐड करके कितना आना चाहिए, -3। तो फैक्टर बनाए थे -6 और 3, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। दिस इज 2x² -6x प्लस में 3x माइनस में 9। मैंने क्या किया, इस -3x को इस फैक्टर्स के टर्म में ब्रेक कर दिया, -6x प्लस में 3x। इनको ऐड करेंगे तो ये फिर से -3x ही रहेगा, यानी कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन लिया तो यहां से बचा x, यहां से बचा 3, प्लस में इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहां से क्या बचा x-3। ठीक है, इधर से दोनों में x-3 कॉमन है फर्दर, तो इधर से बचेगा 2x+3। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो यहां से देखो x-3 ये आया था ना, और दूसरा क्या था, x+3/2। इसको 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी तो बात तो वही रहेगी ना इसमें। या इसकी वैल्यू अभी निकाल के दिखाता हूं, इसको पुट करो 0, x की वैल्यू कितनी आई, 3, पहला आंसर आ गया। इसको पुट करो 0, x की 2x की वैल्यू कितनी आएगी, -3, और यहां से x कितना है, -3 आया। बात आ रही है समझ में, क्लियर है। तो ये -3/2 इधर, इसको प्लस में करके लिख, दोनों चीजें सेम है, कभी सोचो कि यार ये अलग आ रहा है। तो ये डिटेल कहानी मैंने आपको बताई इसकी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, क्वेश्चन को देख के डरे नहीं। ये जो चीज नहीं सिखाई गई है इसको ध्यान रखें, आगे काम आएगी। नहीं काम नहीं लेना तो फिर ये करना पड़ेगा सारा, अब आप फैसला आपका है, ये अच्छा है कि ये अच्छा है। ठीक है, लेकिन इस चीज को सीखने के लिए ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया भाई। कभी किसी को लगे कि ले सर तो इतना लंबा क्वेश्चन करवा देते हैं, इतनी देर में तो कहीं क्वेश्चन हो जाता है। ये समझता हूँ भाई, मैं होशियार होता हूँ, लेकिन भाई जिन बच्चों का डर है वो निकालना तो है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। (81/16 की पावर -3/4 इंटू 25/9 की पावर -3/2 डिवाइड 5/2 की पावर -3। ध्यान दें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहली बात तो पावर नेगेटिव जो है वो सोल्व नहीं करते, उसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ता है। कैसे बनेगी, इसको 16/81 कर दो, ये ऑटोमेटिकली क्या है, पॉजिटिव होगी। मैंने क्या बोला,
कि ये जो दिख रहा है हमारा 81/16, इसको पलट के लिख दो, ये पावर प्लस हो जाएगी। ध्यान रखना इसको पलटना है, कभी पावर को पलट दो। पावर तो मैंने 3/4 ही लिखी है, लेकिन इसको पलट दिया। ठीक है, क्लियर है। फिर इनटू में क्या लिखा है बड़ी ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे लिखा है 25/9, तो इसको 9/25 लिख दो। और पावर कितनी है, पावर कितनी है 3/2, कोई दिक्कत। ठीक है, फिर डिवाइड में कितना है 5/2 की पावर -3, 2/5 लिख दो इसकी पावर। सारी पावर प्लस हमने कर ली है भाई, कोई दिक्कत, सारी प्लस में होगी। अब सुनो अगली बात, यहाँ 4 दिख रहा है ना, यहाँ 4 दिख रहा है, तो यहाँ किसी नंबर की पावर 4 बनेगी। 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है। सिमिलरली 81 3 की पावर 4 होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ 4 दिख रहा था पैर में, तो यहाँ किसी नंबर की पावर बनेगी। किसी को नहीं पता तो वो 16 को ऐसे तोड़ ले, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 हमने इसको लिखा। अब ये जो ऊपर में लिखा हुआ था क्या 3/4, ये पावर ब्रैकेट में है, तो इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। ठीक है, ये लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं, घातांक के नियम होते हैं। तो ऐसे समझ लो बस सीधा से, ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये पावर इसके साथ भी काम करेगी और ये इसके साथ भी काम करेगी, यानी कि ये कट गया, कट गया ना। ठीक है, इनटू में इसके पास चलते हैं। यहाँ 2 है तो इसको क्या लिखूंगा 3 की पावर 2, नीचे वाले को क्या लिखूंगा 5 की पावर 2। ठीक है, 3/2 ऊपर के साथ भी है और 3/2 नीचे के साथ भी है, ये कट गया डिवाइड में। अब ये तो भाई साहब ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसमें तो किसी पावर बन ही नहीं रही। ठीक है, इसको तो एज इट इज रहने दो। क्लियर है। तो अब ये क्या बन गया, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। ठीक है, 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की पावर 3, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, 3 3 होती है 27, इनटू में यहाँ पे 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27, अपॉन में 5 की पावर 3, 5 पंजे 25 पंजे 125, डिवाइड में 2 की पावर 3 8 और 5 की पावर 3 125। इतनी बात समझ में आ रही है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया। तो अब अगला स्टेप क्या कहता है कि जब भी कहीं क्वेश्चन में भाग आ जाए तो इसको बना दो मल्टीप्लाई सोल्व करने के लिए, और इसके बाद वाले कंटेंट को पलट दो, इसके बाद वाले को पलट दो। तो 125 से 125 उड़ा, अब ये सारा मल्टीप्लाई में 8 से ये वाला 8 उड़ा और 27 से ये वाला 27 उड़ा, और सारा मैदान साफ, पीछे क्या बचा, एक बचा। ध्यान रखना, कटने के बाद आपका बाद में बचता है एक। कभी सोचो कि सारा कट गया तो जीरो बचा, नहीं, तो आंसर ऑप्शन बी में आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये करना था आपने, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81 और 81 की पावर x माइनस वाई अगर 3 की पावर 4 है, तो x बाई वाई की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर x प्लस वाई जो है वो 81 दे रखा है, तो 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। किसी बच्चे को नहीं पता लगे तो वो इसको काट के देख लेना। ठीक है, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, ये निकल आएगा अपने आप खुद। ठीक है, तो यहां से आपने क्या करना है, इस बेस को इक्वल कर लेना है। तो इक्वल आया, बेस बराबर है, तो ये ऊपर की पावर जो है वो इक्वल हो जाएंगी, यानी कि x प्लस वाई जो है वो 4 के बराबर। लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज घातांक के नियम के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। सिमिलरली यहाँ 81 की पावर x माइनस वन वाई है, तो 81 को क्या लिखूंगा 3 की पावर 4, और x माइनस वाई तो पहले से ही बैठा हुआ है, इसको थोड़ी छेड़ा हमने। हमने तो 81 को लिख दिया 3 की पावर 4, और राइट में क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 4। ये बेस इक्वल करना था ना दोनों साइड का। ठीक है, तो अब ऊपर क्या बच गया, देयर फोर 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू, क्लियर है। यहां से 4 से 4 कट गया, x माइनस वाई कितना बन गया 1 बन गया। क्लियर है यहां तक बात, इतनी बात समझ में आई। तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी, ये दो इक्वेशन आ गई, आपने सोल्व करके x और y की वैल्यू को निकाल लेना है। अब ये इक्वेशन तो बड़ी फास्ट तरीके से सोल्व हो जाएंगी। क्या कि x की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को प्लस कर दो, 4 और 1 5, और बटे में कर दो 2। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को माइनस कर दो, 4 में से 1 गया 3, और बटे में लगा दो 2। ठीक है, क्लियर है। अब कोई बच्चा कहेगा बोला ये क्या हो गया, ये कैसे हो जाता। अरे भाई देखो रट्टा नहीं मारना, x प्लस वाई 4 है और x माइनस वाई वाई 1 है। तो आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट गया, कट गया तो ये कितना बन गया 2x, ये बन गया 4 और 1 5, और x की वैल्यू क्या बनी 5 बटे में 2, ये आया ना। तो जब भी मैथमेटिक्स में कहीं ऐसी दो इक्वेशन दिखें, एक प्लस की और एक माइनस की, बशर्ते कि यहाँ पर 2x 3y ऐसा कुछ नहीं होना, सिंपल एक्स वाई, यहाँ भी सिंपल एक्स वाई, एक प्लस की एक माइनस की, तो x की वैल्यू के लिए दोनों को प्लस करो, 2 से भाग करो,
वाई की वैल्यू के लिए दोनों को माइनस करो, 2 से भाग, बस सीधा सा काम। अब हमसे पूछ रहा था एक्स बाई वाई, ठीक है, हमसे पूछ रहा था एक्स बाई वाई का मान क्या होगा, ठीक है। तो आंसर तो यहाँ पे कुछ अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं भाई क्या है। भाई एरर तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि 3 की पावर एक्स प्लस वाई, 3 की पावर 4, एक्स प्लस वाई 4 आ गया, और सिमिलर यहाँ पे 81 था, 81 जो है जैसे कि, ठीक है, ये भी 1 आएगा, ठीक। तो एक्स बाई वाई पूछ रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 5/2 है, रख देते हैं, और वाई की वैल्यू है 3/2, नीचे से नीचे कट गया तो 5/3 आंसर आना चाहिए, 5/3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। देख लेना, हो सकता है कहीं ऑप्शन मिस्टेक हो, तो ये आंसर बनेगा इसका 5/3, ठीक है, क्लियर। तो देख लेना, फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताना मेरे को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आप बोर्ड मास रूल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दिया है कि 15 माइनस 5 × 3 माइनस 12 × 12 डिवाइड 6 प्लस 15 डिवाइड 5 × 6 अपॉन में सारा, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप बोर्ड मास नियम का इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड मास, बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, इस तरह की ब्रैकेट्स आपने क्वेश्चंस में देखी होंगी। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि हिंदी में का बोलते हैं। डी का मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, और ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी कि मैथमेटिक्स के ये नियम लेफ्ट टू राइट फॉलो करने होते हैं। कहीं किसी क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन के अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट हटेगी, फिर का को हटाएंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, और फिर माइनस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ही दिख रहा है। सबसे पहले इसको सोल्व करना है, यानी कि डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो 15 डिवाइड 5, तो 15 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3 इनटू में बाद का क्या है, दिस इज 3 माइनस 12 इनटू, अब यहाँ चलते हैं, देखो मैंने 15 को 5 से डिवाइड किया, 3 आया, ठीक है। फिर इंटू 3 माइनस 12 मैंने एज इट इज, आगे फिर से देखो क्या लिखा है, 12 डिवाइड 6, तो 12 को 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 12 गुणा में यहाँ पे 2 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस में, ठीक है, ये 2 लिखा, फिर प्लस में 15 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3, कितना आएगा 3, और गुणा में 6 लिखा ही हुआ, अपोन में। नीचे चलो, 18 को 3 से भाग करो कितना आएगा, 6, तो लिखो 6 इंटू में 5, आगे का एज इट इज लिखा, माइनस में, ठीक है, ये माइनस के 5, 5 माइनस लिख दिया ना मैंने। अब देखो 12 को 6 से भाग करो कितना आएगा, 2 आएगा, ये 2 लिख दिया, ठीक है। फिर इंटू में 5, इंटू में 5 प्लस में, ठीक, यहाँ पे पहुंच गए। अब 18 को 9 से भाग लगाओ, अगले को पिछले से भाग करते हैं हमेशा, तो 18 को 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू में 5 एज इट इज, ठीक है। अब भाग का काम हो गया खत्म, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 तिया माइनस 12 दूनी 24, प्लस में 3 छिके 18, अपोन में 6 पंजे 30, ठीक है, 2 पंजे 10, और प्लस के 5 दूनी 10। तो भाई ये 10 से तो 10 कट गए, नीचे तो बचा 30, ऊपर का देख लेते हैं, 18 और 9 27, 27 में से 24 गए 3, तो 3/30 कितना होता है, 1/10, तो 1/10 आंसर बनेगा, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो बस ये बोर्ड मास के नियम आपने याद रखने हैं, कि आपका क्वेश्चन ये इजी हो जाएगा, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बक्से में 180 रुपए हैं, जो कि 1 रुपए 50 पैसे और 35 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपने बतानी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखो कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का, और 35 पैसे का, ठीक है भाई, ये सिक्के हैं। अब सिक्कों की संख्या का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3:4, 2:3:4, ठीक है, क्लियर है। ये संख्या है सिक्कों की, ध्यान रखना। और टोटल जो है वो 180 रुपए है, टोटल कितने हैं, 180 रुपए। तो आपने क्या करना है, इस डेटा से आपने ये बना देना है, बस जिसने ये बना दिया उसका आंसर आ जाएगा। अब बना के मैं दिखाऊंगा थोड़े से आसान शब्दों में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं,
यहाँ ये पैसे दे रखे हैं, तो हम क्यों ना इस पूरे क्वेश्चन को पैसे में लेके चलते। मैंने कहा इस डेटा से ये बनाना है, तो कैसे। अब ध्यान दो, पहली बात तो ये 180 रुपए, तो इसके पैसे बना दो। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 180 गुना 100 कर देंगे तो ये बन गए टोटल पैसे। ठीक है। सिमिलरली ये 1 रुपया था, इसको भी हम पैसे बना लेते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मैंने पूरे क्वेश्चन को पैसे में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैंने कहा तुम्हारे पास 100 पैसे हैं और ऐसे ऐसे दो सिक्के हैं। 100 पैसे का मतलब 1 1 रुपए के दो सिक्के हैं, तो इसका मतलब 200 पैसे हो गए आपके पास। कितने पैसे हो गए, 200 पैसे। ध्यान से सुनते रहना, फिर से सुनो। मैंने कहा तुम्हारे पास 50 पैसे का सिक्का है और ऐसे ऐसे 3 सिक्के हैं, तो 50 दिए कितने पैसे हो गए, 150 पैसे। ठीक है, 50 पैसे के 3 सिक्के, 150 पैसे। मैंने कहा तुम्हारे पास 35 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 35 के 4 सिक्के यानी कि 140 पैसे हो गए। 35 गुना 4 करेंगे तो 140 आएगा। ये सारे पैसे मिलाकर ही इस पैसे के बराबर है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो कितने बन गए, 9 2 3 4, 490 इक्वल टू 180 गुना में। ठीक है, जीरो से जीरो कट गई। यहाँ पे ना मुझे मिस्टेक कुछ लग रही थी स्टेटमेंट में, यहाँ 35 की जगह ना 25 आ रहा होगा, यहाँ ये कट नहीं रहा अभी। यहाँ आके बात गड़बड़ हो रही है। तो इस क्वेश्चन में ये आई थिंक 35 की जगह 25 होगा। तो एक बार इसको 25 करके और देख लेते हैं। ठीक है, ये 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, तो फिर यहाँ पे कितना बनेगा, 100। ठीक है, मिस्टेक पता लग जाएगी अभी हमें। तो यहाँ 25 पैसे, अगर 35 की जगह 25 होता, 25 पैसे के 4 सिक्के तुम्हारे पास है, तो 25 चौके 100 पैसे आपके पास हो गए। और ये सारे मिलकर ही इसके बराबर हैं। तो कितने हो गए, 200 300 450। 450 की वैल्यू जो है 180 गुना 100 के बराबर है। अब एक की वैल्यू निकालेंगे, तो हम 180 गुना 100 को डिवाइड कर देंगे इस 450। ठीक है, जीरो से जीरो कटा, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 जीरो, और 5 से कटा 4 पे। तो एक की वैल्यू 40 आ गई। वन किसके बराबर आ गया, 40 के बराबर। तो एक अगर 40 के बराबर है, तो 50 पैसे के सिक्के हमसे पूछे थे, तो 50 पैसे के जो क्वाइन है कितने आएंगे, एक 40 के बराबर है, तो ये 3 रेशो किसके बराबर होगा, 40 दिया 120 के बराबर। तो 120 क्वाइन यहाँ पर आंसर बनेगा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पर 35 की जगह 25 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट था इस टाइप का, और जिसने इस डेटा से ये चीज बना दी उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाए। ठीक है, आप रुपए में भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, रुपए में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि सर हमें तो समझ में ही नहीं आया। रुपए में भी थोड़ा सा लिख देता हूँ फटाफट। तो रुपए में अगर होता तो फिर इसको हम ऐसे रखते। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं सिंपल सी बात, कि तुम्हारे पास 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, ये संख्या दे रखी है ना, तो 1 रुपए के 2 सिक्के, तो तुम्हारे पास कितने रुपए है, तो तुम्हारे पास 2 रुपए हो गए। फिर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 3 सिक्के का मतलब 1.5 रुपया तुम्हारे पास है। कितने रुपए हैं, 1.5 रुपया। और 25 पैसे के 4 सिक्के का मतलब 25 25 25 25, 25 चौके 100 यानी कि 1 रुपया। ये सारा मिलकर 180 के बराबर है। तो 2 3 4, 4.5 की वैल्यू है 180, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 180/4। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो फिर से आपका यहाँ से 40 आए। तो रुपए में भी चला सकते हैं, पैसे में भी चला सकते हैं, आपको देखना है कि क्या ज्यादा आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, कि यदि 8 20 और 8 20 का तृतीय अनुपाती पी है। तृतीय अनुपाती इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलते हैं इसको, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 8 and 20 इज पी। और 3 5 24 का चतुर्थानुपाती क्यू है। चतुर्थानुपाती होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, वो क्यू है, तो 2p प्लस क्यू का मान क्या होगा। तो अब देखो, समझो ध्यान से, यहाँ पर ये 8 है, ये 20 है, और तीसरा है इसका p। ठीक है, 8 20 और तीसरा है पी। तो इस पी की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, इस चीज को आपने क्या लिखना है, 8 रेशियो 20 प्रोपोर्शनल 20 रेशियो पी। ठीक है, ये चीज होती है प्रोपोर्शनलिटी, इसलिए मैंने लिख के समझाई, हालांकि डायरेक्ट भी हो जाता, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो। जब 3 नंबर हो तो बीच वाले को रिपीट करते हैं। ठीक, अब दूर दूर की मल्टीप्लाई होती है, नजदीक नजदीक की मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 8 × p किसके बराबर होगा, 20 × 20 के बराबर होगा। तो यहां से p की वैल्यू क्या आएगी, 20 × 20/8। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से कटा 10 पे,
और यहाँ से 50 जो है वो P की वैल्यू आती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई हो रही थी तो P की वैल्यू के लिए इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 8। ठीक है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा कंसेप्ट पता होगा तभी आप कर सकते हैं। तो अब अगली बात करते हैं, कह रहा है 3 5 24, 3 5 24 और इसका क्या दे रखा है, क्यू। ठीक है भाई, ये दे रखा है। तो यहाँ पे अब इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो ये कैसे लिखा जाएगा, 3 5 24 और क्यू, ऐसे फॉर्म लिख दिया ना। फिर मैंने क्या कहा था, दूर दूर की मल्टीप्लाई, नजदीक नजदीक की, तो 3 × क्यू इक्वल टू 5 × 24। तो क्या डायरेक्ट काटते हैं, जैसे मैंने इधर किया था, अब डायरेक्ट काट रहा हूँ, 3 से 8 पे कटा और 5 8 40, ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को ऐसे लिख लेते हैं तो फिर डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ऐसे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों लिखता हूँ, समझाने के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, ये 8 20 पी था, इसको आप 8 20 20 पी लिख लेते, बस इसकी इसकी मल्टीप्लाई, इसकी इसकी मल्टीप्लाई, बस सीधा ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 के केस में बीच वाले को रिपीट करते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था ट्वाइस ऑफ P प्लस क्यू। तो P की वैल्यू 50 है तो 2 × 50 करेंगे 100 प्लस 40, आंसर कितना आएगा, 140। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्लियर, ये करना था आपने। नेक्स्ट, यदि 80 का y% 40 है और 80 का x% 50 है तो y से x कितने परसेंट ज्यादा है। ठीक है, अब जैसा जैसा बोल रहे वैसा वैसा तुम भी लिख दो। कह रहा है 80 का y%, का मतलब गुणा होता है, परसेंट जब हटते हैं तो नीचे क्या लगता है, 100 लगता है। ये किसके बराबर है, 40 के बराबर। काट दो, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, ऐसे काट दिया। अगर इक्वल है तो ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 10 50। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। आगे बोल रहे हैं 80 का x%, 80 का x%, परसेंट हटा नीचे 100 लगा दिया, इक्वल टू कितना है, 50। काट दो, 20 चौके 80, 20 पंजे 2 दूनी 4, 2 से 25 पे कटा, और तो कट ही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 5 × 25 125, और ये 2x था तो ये x नीचे आएगा तो यहाँ पे 2 बन, ये कितना बन गया, 62.5। ठीक है, इसको काटूंगा तो 62.5 बन। इतना आगे समझ में, एक्स भी पता लग गया, वाई भी पता लग गया। अब पूछ रहा था वाई से एक्स, वाई से जिसके साथ का या से लगाएगा वो नीचे रखना है, ध्यान रखना। वाई से कंपैरिजन किससे हो रहा है, वाई से, तो इसको तो नीचे टिका दो। अगर बोलता है एक्स से तो फिर एक्स को नीचे रखना था, लेकिन उसने बोला वाई से, तो वाई से इसका मतलब कंपैरिजन वाई से हो रहा है तो उसको रखना है नीचे। वाई से एक्स कितने परसेंट ज्यादा है, बात किसकी कर रहा है, एक्स की। तुम मुझे बताओ 50 से ये ज्यादा है, ज्यादा है। मैं पूछू कितना ज्यादा है तो तुम कहोगे 50 से 62.5, 12.5 ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा है ना। लेकिन पूछ रहे कितने परसेंट ज्यादा है, तो इनटू में क्या कर दो 100। परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको परसेंटेज अच्छा नहीं लगता देना, लेकिन बाद में आंसर में लगे। तो सोल्व करेंगे तो इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगेगा। ठीक है, 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी, 5 से ये 25 पे कटा, तो आंसर कितना बन गया, 25%। यानी कि ये नंबर इससे 25% ज्यादा है। आंसर कहाँ लिखा है, डी में। ठीक है भाई, नेक्स्ट। मुकेश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और साथ ही उसके खर्च भी 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। ठीक है, यानी कि मुकेश अपने इनकम का 80% स्पेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, उसने खर्च कर दिया कितना, 80%। 80% खर्च करने का मतलब उसने 100 में से 80 खर्च दिए, तो बचत कितनी हो गई उसकी, 100। हमने मान ली लेट इनकम जो है, जो इनकम है, आय है, वो उसकी हमने 100 मान ली। तो 100 का 80% खर्चा कर दिया तो 80 खर्च हो गए। 80 खर्च हो गए तो बचे कितने, 20, और टोटल कितने हो गए, टोटल या आय, यहाँ पे टोटल लिख लो या आय लिख लो भाई। 80 खर्चे हैं, 20 बचाए थे, तो टोटल कितने हो गए, 100 हो गए। ठीक है, तो अब इसको हम रेशियो में ले लेते हैं, कैसे, देखो सारी वैल्यू 20 से कट रही है, 20 के 80, 20 एकम 20, 20 पंजे। ठीक है, 4 + 1 5 ही तो होगा। जैसे 80 + 20 100 था, ऐसे रेशियो में ले लिया तो 4 + 1 5 हो गया। तो इस तरीके से अगर आप इसको लेके चलेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा।
ठीक है, और बड़ा फास्ट तरीके से होगा। कैसे? अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आय का 80% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए, आय कौन सी है ये वाली, इसमें 20% वृद्धि हो जाए, तो इसको आपने 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 20 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कह रहा है इनकम 20% बढ़ जाए, तो इनकम में 20 से मल्टीप्लाई कर दें। खर्चा 15% बढ़ जाए, ये क्या है, खर्चा, ये 15% बढ़ गया, तो इसको आपने 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जितने परसेंट बढ़ेगा उतने से मल्टीप्लाई करना है। अगर बढ़ेगा तो प्लस का, अगर बोलता खर्चा 15% घट गया तो फिर -15 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो कह रहा है बचत में कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी, तो बचत में क्या होगा मुझे तो पता ही नहीं, इसलिए मैंने इनटू में एक्स कर। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 20 पंजे तो ये 15 चौके 60, इधर आके होगा माइनस, ये कितना है 40, तो ये प्लस का है, तो 40% बचत जो है वो क्या होगी, बढ़ गई। अगर ये माइनस का आता तो फिर 40% घट जाती। ठीक है, तो 40% क्या होगी, वृद्धि होगी, आंसर ऑप्शन सी बनेगा। क्लियर है, बात समझ में आई? तो ये करना है इसमें, तो ध्यान रखना जितना भी परसेंट बोला उसी से मल्टीप्लाई करना है। कभी 20% वृद्धि में तुम 120 कर दो, फिर गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। सीधा सीधा शॉर्टकट मैंने बताया इस क्वेश्चन के लिए, ज्यादा डिटेल करेंगे तो फिर इनकम 100 माननी पड़ेगी, फिर 80, फिर इस तरीके से आपको परसेंटेज से बढ़ाना और घटाना पड़ेगा। बढ़ाना ही पड़ेगा, घटाना तो है ही नहीं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो अगला क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है। यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इंग्लिश वाले सेलिंग प्राइस, ठीक है, 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो अनुमानित हानि या लाभ परसेंट यानी कि लॉस या प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा रहा है। तो देखो जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसे वैसे लिख देते हैं। 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 60 वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है एसपी, यहाँ पे ये क्या है सी, ये 60 यहीं पर था, ये डिवाइड से चला गया, मल्टीप्लाई से चला गया डिवाइड में। 15 चौके 60, 15 पंजे, यही बात आई समझ? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो 5 रुपए का सामान खरीद कर 4 रुपए का बेच दिया, तो 5 का 4 में बेचूंगा तो क्या होगा, लॉस होगा। इसका मतलब पहली बात तो लॉस होगा। कितना लॉस हुआ, 1 रुपए का, कितने पर, सीपी पर, इंटू में 100%, तो ये आ गया आपका कितने प्रतिशत हानि हुई। 5 से काटेंगे तो कितना आंसर बना, 20%। ठीक है, तो 20% का क्या हुआ, लॉस, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में? तो ये करना था। इसी चीज को अब थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देते हैं। आंसर आपके सामने, इसी का शॉर्टकट थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। देखो शॉर्टकट कैसे है, यहाँ पे एक जगह लिखना सीपी, एक जगह लिखना एसपी, और रेशो में लेके चलेंगे। ठीक है, उसने बोला 75 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, तो 75 का सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है तो इसको कॉस्ट प्राइस की साइड लिखना है। ये इंटरचेंज हुए थे ना, ये इंटरचेंज हुए थे, ऐसे अल्टा पल्टी लगी थी। तो आप इसको कैसे याद रखना, जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बोला 75 का सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इधर सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं तो इसको इस साइड नहीं इस साइड लिखना है। फिर 60 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो 60 के सीपी है तो सीपी वाले को इधर लिखना है। बात याद रहेगी, विक्रय वाले को इधर तो उधर, मतलब दूसरे की साइड लिखना है। अब काटेंगे, 15 पंजे 75, 15 चौके 60, देखो यही चीज नहीं आ गई। 5 रुपए का सामान 4 रुपए का बेच दिया, 5 का सामान 4 का बेच दिया, तो 1 रुपए का लॉस, कितने पे, 5 पे, इंटू में 100, आंसर कितना आ गया, 20। ये थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, और ये क्यों करवाना पड़ा, इस टाइप के लिए। ओ एक टाइप थी वो आगे आ गई उसकी, एक बार उस टाइप पे ले चलता हूँ भाई, ये वाली टाइप पे वापिस कर लेंगे। ये वाली टाइप इससे रिलेटेड थी, आगे पीछे होगी थोड़ी, ये वाली टाइप आजकल आने लगी। ठीक है, इसके लिए मैंने ये वाला मेथड सिखा दिया। उसने क्या बोला, यदि एन पेनों का विक्रय मूल्य 10 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है और इसमें 100% का लाभ है, तो एन की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें आंसर तो पहले ही दे दिया और पीछे वाला पूछ लिया, तो अब इसके लिए हम कैसे करेंगे, एक जगह सीपी लिख देंगे, एक जगह एसपी लिख देंगे। एन पेनों का विक्रय, विक्रय बोला है तो इसको इधर लिख, 10 पेनों के सीपी के बराबर है, सीपी बोला तो इसको इधर लिख। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रखूं कि प्रॉफिट मेरा 100% बन जाए। अभी दिखाया था ना, मैं प्रॉफिट निकाल के दिखा रहा था तुम्हें, तो एन की वैल्यू क्या रखूं कि 100% प्रॉफिट बन जाए, यानी कि जितने का सामान लेके आओ उतने का डबल बिक जाए। तो मैं अगर यहाँ पे कह दूं कि एन को मैं 5 रख दूं, तो 5 का सामान 10 में बिकेगा, डबल बिक गया ना।
तो कितने कमाए, 5 रुपए, कितने पे, सीपी पे, इंटू में 100%। देखो प्रॉफिट 100% बच गया। बात आई समझ में? तो यही तो कह रहा था। तो एन की वैल्यू क्या है, आंसर ऑप्शन। ऑप्शन से उठा के रख लेना एन को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी। क्लियर? ऐसे पूछने लग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी चाल टॉपिक से है कि 400 मीटर लंबाई वाली एक ट्रेन 800 मीटर लंबाई के पुल को पार करती है। यदि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी चाल गुना में समय, दूरी होती है चाल गुना में समय, ये फॉर्मूला इस पूरे टॉपिक। अब इस टाइप के अंदर आप देखो पूछना क्या चाह रहे हैं, बोला कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम पूछना चाह रहे हैं। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में। तो लगभग क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला चिपका दो उठा के। पूछा टाइम कितना लगेगा तो फॉर्मूला चिपका दिया। ठीक है, अब बात आती है डी की वैल्यू क्या लेनी है, एस की वैल्यू क्या लेनी है। एस की वैल्यू तो साफ साफ लिखी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, लेकिन बात आती है डी की। अब डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी रेल किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये प्लेटफॉर्म है ठीक है, और ये हमारी ट्रेन है। जब भी रेल किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कुल कितनी दूरी को पार करती है। देखो ये रेल आ रही है और ये प्लेटफॉर्म को पार करना शुरू कर गई, कर रही है पार। अभी पार हुआ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी पार हुआ नहीं है, अभी पार अब हो गया। ठीक है, अब इसने इसको पार कर लिया। तो मैं कहूंगा कि इस ट्रेन ने स्टेशन को पार करने के लिए कितना डिस्टेंस पार किया। फिर से देखिएगा, अपने आप की लंबाई को भी पार कर रही है। देखो खुद की लंबाई को पार करिए तभी तो बोला पार हुआ, और इसको भी पार किया। तो कुल दूरी जो होती है वो दोनों की लंबाई होती है। ठीक है, तो जब भी रेल किसी स्टेशन को, पुल को, सुरंग को, इनको पार करती है तो कुल लंबाई जो होती है वो दोनों की ऐड करके लेनी होगी। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात? तो 400 प्लस 800 मीटर ये टोटल डिस्टेंस। अब टाइम किसमें पूछ रहे हैं, सेकंड में। ध्यान देना, अगर टाइम सेकंड में पूछ रहे हैं तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होनी। ये बातें याद रखना। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो टाइम आपका घंटे में होगा, और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। अगर डिस्टेंस आपका मीटर में है तो टाइम आपका सेकंड में होगा, और स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी, तभी आंसर आपके सही आएंगे। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, ऊपर 400 और 800 कितना हो गया, 1200। नीचे क्या हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमारा टाइम सेकंड में है, तो मैंने कहा था स्पीड किस में लेनी है, मीटर पर सेकंड में। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो मीटर के लिए 5/18 से। देखो मीटर छोटा होता है, ये 5/18 नंबर याद रखना। ठीक है, अगर स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो मीटर छोटा होता है, इसलिए छोटा नंबर ऊपर आएगा। लेकिन अगर स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता तो किलोमीटर बड़ा होता है, तो फिर ये 18/5 बन के आता। ठीक है, जिस चीज में कन्वर्ट करना है वो ऊपर आएगी, छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है छोटा ऊपर आएगा। बस अब इसको काट देते हैं। इससे कटा ये, 6 से कटा 20 पे, ये 18 ऊपर चला जाएगा। या 5 से इसको काट लेते हैं, 5 चौके 20, ये 18 ऊपर जाएगा, 18 चौके 72। 72 सेकंड का जो है समय लगेगा। किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो 72 सेकंड ऑप्शन बी मिलेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, दिक्कत आई क्या क्वेश्चन है देखो। एक ट्रेन 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी। देखो एक ही रेल है, वो एक 500 मीटर के ब्रिज को तो 100 सेकंड में क्रॉस कर रही है, और 250 मीटर वाले को 60 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे ये जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहे हैं, तो आप देखिएगा, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ 500 मीटर पार करना है, यहाँ 250 मीटर पार करना है। ज्यादा डिस्टेंस पार करना है तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि हमारे पास क्या है, दूरी भी है और समय भी है। ठीक है, दूरी बटे में समय, ये क्या होता है आपका, चाल होता है। फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम था ना। स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटे में समय आ जाएगा। अब दूरी देखो, यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ 100 सेकंड लगे, यहाँ 60 सेकंड लगे, कितने सेकंड एक्स्ट्रा लगे, 40 सेकंड एक्स्ट्रा लगे। ये 40 सेकंड जो है आपका समय है। लेकिन ये 40 सेकंड एक्स्ट्रा कब लगे, जब 500 और 250 मीटर के दो पुलों को पार किया। तो कितना एक्स्ट्रा है ये पुल, 250 मीटर एक्स्ट्रा है।
तो इस 250 मीटर एक्स्ट्रा को पार करने के लिए ही तो ट्रेन ने 40 सेकंड का समय लिया। ट्रेन तो एक ही है, एक ही स्पीड से वो चल रही है, ठीक है, एक ही ट्रेन है। ये 500 मीटर को पार करने में तो लेगी 100 सेकंड, और यही ट्रेन 250 मीटर को पार करने में कितना ले रही है, 60 सेकंड। तो ट्रेन तो सेम ही है, तो यहाँ पे ये 250 मीटर एक्स्ट्रा किया तभी तो ये 40 सेकंड एक्स्ट्रा समय लगा। तो इसका मतलब 250 मीटर वो ट्रेन 40 सेकंड में पार कर लेती है। इसका मतलब उस ट्रेन की जो स्पीड आ गई वो 25/4 मीटर पर सेकंड आ गई। क्यों भाई, मीटर पर सेकंड 25/4, जो कट रहा था मैंने काट दिया, बाकी हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहां से मुझे ये जो दिया हुआ था डाटा, इससे मुझे यहाँ स्पीड मालूम पड़ गई। लेकिन स्पीड नहीं पूछ रहा था, वो तो पूछ रहा था ट्रेन की लंबाई कितनी है, डिस्टेंस पूछ रहा था। लंबाई का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितनी है, 25/4, और टाइम कितना, कोई भी ले लो, ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, ठीक है। ये वाला अगर ले लूंगा 100 सेकेंड, ठीक है, ये वाला ले लूंगा तो 4 से कटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 25 625, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो ये जो डिस्टेंस अब आप आ गया, देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो डिस्टेंस आ गया 625 मीटर, अब आपको लगेगा यार 625 मीटर तो कहीं दिखाई ही नहीं दे। ये जो 625 मीटर आया, ये डिस्टेंस कौन सा है जिसमें ट्रेन की लेंथ भी है और इस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी है, अभी अभी मैंने समझाया आपको। तो 625 में से जब 500 माइनस करूंगा तो ये 125 मीटर बनेगा आपका फाइनल, ठीक है। तो 125 मीटर की ट्रेन है, तो आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड मेरे को दे रखी है, समय है 100 सेकंड, इधर से निकालो इधर से निकालो, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहां से मैंने जो सोल्व किया तो 625 मीटर मेरा डिस्टेंस आ गया। ये 625 मीटर डिस्टेंस कब आया, जब इसमें ट्रेन की लेंथ और पुल की लेंथ दोनों है, क्योंकि ये 100 सेकंड तो तभी लगे थे ना जब रेल ने इस प्लेटफॉर्म को पार किया था। तो रेल और प्लेटफॉर्म दोनों की जो है लेंथ इसमें आई, प्लेटफॉर्म है ये, पुल है, जो भी है इसके अंदर, ठीक है। तो दोनों की लेंथ इसके अंदर आई है। इससे करोगे सेकंड वाले से तब भी यही आएगा, ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 25/4 स्पीड थी और टाइम है 60 सेकंड का। 4 से काटा 15 पे, 15 पंजे 75, 4 दूनी 30 और 7, 375 आ गया। इस 375 में से 250 मीटर का ये पुल घटा दो, कितना है 125, तो आंसर तो सेम ही आएगा। किसी भी सिचुएशन से कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखना टोटल लेंथ है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव अनुप्रवाह में निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम, ठीक है, अनुप्रवाह यानी कि बहाव की दिशा में, ठीक है, डाउनस्ट्रीम जिसको बोलते हैं। लेकिन उधर्व प्रवाह, उधर्व प्रवाह होता है उल्टा प्रवाह यानी कि अपस्ट्रीम, ठीक है, कि डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे में और अपस्ट्रीम में वापस आने में 7 घंटे का समय ले रही है। यदि स्ट्रीम की जो स्पीड है यानी कि धारा की जो गति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की स्पीड आपसे पूछता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, इस टॉपिक का जो कंसेप्ट है कि अगर नाव और पानी दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, और अगर नाव और पानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों की स्पीड माइनस होगी। ये इसका कंसेप्ट है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइप के अंदर क्या चीज होती है, यहाँ पे कांस्टेंट चीज क्या होती है, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। ये तीन चीजें हैं, दूरी, चाल और समय, ये तीन चीजें हैं। इनमें से क्या चीज ऐसी है जो चेंज नहीं हो रही है इस सिचुएशन में, तो आप देखिएगा अनुप्रवाह में यानी कि पानी की डायरेक्शन में, पानी की डायरेक्शन में नाव और पानी दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो स्पीड तो जो है अलग होगी, क्योंकि जाएगा जब स्पीड कुछ और होगी और वापस आएगा तब स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड अलग अलग है, जाते हुए लगे थे 5 घंटे, आते हुए लगे थे 7 घंटे, तो टाइम भी जो है वो अलग अलग है। लेकिन निश्चित दूरी यानी कि जितनी दूरी वो पानी के बहाव के साथ जा रहा है उतनी ही दूरी वो पानी के बहाव के साथ वापस भी जा रहा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। ये जो है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट। तो इस टाइप को करने के लिए इसका जो मेथड बनेगा, S × T आपने 2 बार लिख देना, इधर 1 1 करके इधर 2 2 करके, और इन दोनों को लिख देना है बराबर।
ठीक है भाई, क्लियर है। अब ये बात इतनी समझ में आ गई हो तो अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं कि एक नाव अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह यानी कि पानी की डायरेक्शन में, तो पानी की डायरेक्शन में हमने मान लिया नाव की स्पीड है x और पानी की स्पीड है y, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मैंने बोला नाव की स्पीड कितनी है x और पानी की स्पीड कितनी है y। जब पानी के बहाव के साथ कोई चीज जाएगी तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, और इस दूरी को कितने घंटे में उसने तय किया, टाइम कितना है, 5 घंटे, इक्वल टू। अब कह रहा है उधर प्रवाह में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 7 घंटे का समय लगा, तो उल्टे प्रवाह में पहली बात तो स्पीड कैसी होगी, नाव की स्पीड और पानी की स्पीड क्या होगी, माइनस, तो नाव वाली में से पानी की घटाना, ये ध्यान रखना। ठीक है, और टाइम कितना लगा, 7 घंटे। वो दिक्कत इतना करने के बाद कह रहे पानी की स्पीड तो 3 दे रखी है, तो पानी की स्पीड हमने y ली थी, तो y की वैल्यू को 3 रख दो, इसको 3 रख दो। बस अब सोल्व कर दो, 5x प्लस में 15, 7x माइनस में 21, इसको इधर ले देंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 21 इधर आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 36, 2 से काटा 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 18, यही पूछ रहा था, तो 18 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी इसका जवाब है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है जिसमें कोई कांस्टेंट चीज हो तो उसका जो फॉर्मूला है उसको 2 बार लिख के 1122, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन सेकंड सिचुएशन, ये जाने की डाउनस्ट्रीम में और ये अपस्ट्रीम में आने की। ठीक है, तो इस तरह से इन टाइप्स को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा अपॉन बीटा -1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा -1 का मान क्या होगा। देखिए ये एक इक्वेशन दे रखी है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इसके मूल, मूल मतलब x की वैल्यूज, x की वैल्यू दो आती हैं, दोनों अलग अलग भी आ सकती है, सेम भी आ सकती हैं, तो उन दोनों अलग अलग वैल्यूज को यहाँ पे अल्फा और बीटा का नाम दे दिया। मैंने आपको बताया भी था पहले कि यहाँ पे दिस इज 2x² प्लस 3x+7। मैंने कहा था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब पहला क्वेश्चन आया था इस क्लास का तब मैंने आपको बताया था कि एक द्विघात समीकरण है, मतलब जब यहाँ से x को सोल्व करूंगा, x की वैल्यूज निकालूंगा तो दो आएंगी। ठीक है, तो उन दो वैल्यूज को आप इसका सॉल्यूशन बोलें, या हिंदी में इसके मूल बोलें, या मूल को इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स। ठीक है, मूल को क्या बोलते हैं, रूट्स, तो इसके रूट्स बोलते हैं। तो x की दो वैल्यू है, एक का नाम हमने अल्फा रख दिया, एक का नाम हमने बीटा रख दिया। ठीक है, तो यहां से अब क्या आपने करना है, ये आपको बताना है। क्या बताना है, अल्फा बीटा इनवर्स प्लस बीटा अल्फा इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, अल्फा अपॉन बीटा, ये माइनस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे भेज दो, बीटा अपॉन में अल्फा, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे। क्लियर है। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, बीटा और अल्फा का, अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कटा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कटा बीटा इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो इसको अब हमने सोल्व करना है, इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करना है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसी इक्वेशन आपको दिखाई दे तो सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने क्या करना है, 1 करना है। और ये 1 कैसे होगा भाई, इसके लिए आप इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, जैसे ही 2 से डिवाइड करूंगा ये कट जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है जो इसके साथ लिखा है उस नंबर से सारे को डिवाइड कर देना। डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को हमने 1 कर दिया। अब यहां से दो चीजें निकालते हैं, एक सम ऑफ रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या, कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। इंग्लिश में बोला मैंने, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये और ये। अब ये क्या होता है, बड़ी आसान सी चीज है, रट्टे नहीं मारने कहीं पे। जो x के साथ लिखा है ना, x के साथ क्या लिखा है 3/2, इसका साइन माइनस के साथ लिख देना, ये तो होता है सम ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में जो ये कांस्टेंट वैल्यू है ये होती है आपकी एज इट इज विद साइन, ये प्लस की है तो प्लस की, माइनस की है तो माइनस की, याद रहेगी, फिर से बता रहा हूँ। एक्स के साथ जो लिखा है इसका साइन पलट के लिखते हैं। बेसिक जो होता है फॉर्मेट वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको अल्फा डॉट बीटा लिख देते हैं ना। ये बेसिक फॉर्मेट होता है जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
क्लियर है? तो यहाँ पे बस इसको आप डायरेक्टली याद रख लो, पंगे में क्यों। तो जब यहां से हम इसको कर रहे हैं तो हमें अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फा बीटा भी मिल गया, यानी कि ये वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई लेकिन ये वाली नहीं मिली। तो हम निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे? आइडेंटिटी लगा के निकालेंगे। आइडेंटिटी क्या कहती है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे को मिलेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। क्यों भाई, कोई दिक्कत? भाई इसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो यही तो मिलेगा ना, यही मुझे चाहिए यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या है? -3/2। -3/2 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 इंटू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू तो दे ही रखी है। ठीक है भाई। अब ये कितना बन गया? 9/4। -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर 4। ये वाला 2 से 2 कट गया, 7 इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 सत्ते 28, 28 माइनस के हैं और 9 प्लस के हैं, तो 9 माइनस 28 करेंगे तो माइनस के 19/4। ये तो लिखना ही है, एलसीएम लेके करा है भाई, कोई ये मत बोलना कि सर ये कैसे आ गया। मैं बोल रहा हूँ 4 सत्ते 28, तो 9 माइनस 28 करेंगे तो माइनस के 19 और बटे में पैर जरूर लगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे को मिलती है माइनस के 19/4। और अल्फा डॉट बीटा तो 7/2 दे ही रखा है, 2 से 2 पे काट दिया, तो -19/2 और इंटू में 1/7। ठीक है, -19/14, -19/14 ऑप्शन डी में लिखा। तो बोलेगा ये क्या कर रहे हो, हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा। वैसे भी इतनी देर तक आने के बाद तो आधा तो नेटवर्क ऐसे ही चला जाता है। ठीक है, अब कोई दिक्कत? मैंने ऊपर इसकी वैल्यू रख दी, नीचे इसकी वैल्यू। अब सॉल्यूशन कैसे होता है कि नीचे वाला पलट जाता है, ये 7/2 का 2/7 बन गया, 2 से 2 पे कटा। अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर है। कर लेना जैसे भी आपको कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट टाइप, समीकरण 9x² माइनस आर एक्स प्लस 81 इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे यदि r का मान क्या हो। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी मैं इसको सोल्व करूंगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि x की दो वैल्यू आएंगी, दोनों सेम भी हो सकती है, दोनों अलग अलग भी हो सकती है। तो ये कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है दोनों क्या हो, समान हो। तो r की वैल्यू क्या होगी? तो आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं, यानी कि वहां पे x की वैल्यू इक्वल होती है, तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? दिस इज b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है? b² माइनस 4ac। ठीक है, तो याद रख लेना इस चीज को। अब यहाँ पे abc क्या है भाई? देखो, ये जो x² के साथ लिखा है इसका नाम a है, ये x के साथ जो पूरा लिखा है इसका नाम b है, और ये पूरा जो है ये c। जहां पे मैं साइन को भी ले रहा हूं इसका मतलब वहां कंसीडर करना है उसको। ठीक है, तो b² यानी कि माइनस आर का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 9, और c की वैल्यू क्या है? 81। तो माइनस आर का स्क्वायर तो r² बनेगा। ये भाई साहब पूरा उधर फेंक दो तो प्लस का चला जाएगा। ठीक है भाई, स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा? रूट बनेगा। 4 का रूट तो 2 होता है, 9 का रूट 3 होता है, और 81 का 9 होती है, 27 दूनी 54। तो आर की वैल्यू, अब ध्यान रखना एक बात और, यहाँ प्लस माइनस लगा देना। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब क्या? देखो, अगर r² हमारा 9 है, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि r की जो वैल्यू है वो +-3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं r को +3 लूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो भी 9 आएगा, r को मैं -3 लूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो भी 9 आएगा, इसलिए प्लस माइनस लिख। ठीक है, क्लियर? तो 54 आपको दिख ही रहा था, तो बस 54 के हिसाब से आपने करना था यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री, पॉलीगन का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री के अंदर आता है पॉलीगन, जिसको बहुभुज बोलते हैं। कह रहे हैं कि 24 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप क्या होगी? ठीक है,
फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 24। ठीक है, इंटीरियर एंगल देखो, पॉलीगन क्या होता है, सबसे पहले पॉलीगन की बात करते हैं। बंद भुजाओं वाली आकृति, स्ट्रेट लाइन से बनी बंद भुजाओं वाली आकृति आपकी क्या होती है, पॉलीगन होती है। कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने बोला कि बंद भुजाओं और स्ट्रेट लाइन से बनी बंद आकृति ही आपकी पॉलीगन होती है। कुछ भी पॉलीगन हो सकता है, यहाँ पे बस स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये भी पॉलीगन है, ठीक है, ये भी पॉलीगन है, ठीक है, ये सारे पॉलीगन है। बट एक नियमित बहुभुज यहाँ पे दिया हुआ, नियमित बहुभुज जिसका मतलब होता है रेगुलर पॉलीगन, और रेगुलर पॉलीगन वो होगा जिसकी सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, कि सारी साइड क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट भी क्या है, ज्यादा तो है नहीं, कि ये कोई पॉलीगन है, एक रेगुलर पॉलीगन है, ये तो इरेगुलर हो गया, छोटी बड़ी साइड है इसके अंदर। तो इस रेगुलर पॉलीगन के अंदर इसको ले लो, इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर दो एंगल बनते हैं, एक तो अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अंदर वाले एंगल को बोलते हैं इंटीरियर और बाहर वाले को बोलते हैं एक्सटीरियर, जैसे घर में होता है इंटीरियर एक्सटीरियर। ठीक है, तो पॉलीगन में दो तरह के एंगल बनते हैं, इंटीरियर के और एक्सटीरियर। ठीक है, तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सभी बाहर के कोणों का सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल वो कितना होता है, 360। बस इस बात को याद रखना, ठीक है। और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, दिस इज n-2 इंटू में 180। ठीक है, ये दो बातें याद रखना, बड़ी खास यहाँ। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360, और सभी अंत्य कोणों का, इंटीरियर एंगल का कितना होता है, n-2 इंटू 180। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अब ये इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या है, एक आधा सर्कल नहीं बना रहे हैं ना, आधा सर्कल अगर देखा जाए तो ये बात याद रखना कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 के बराबर होता है। ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर कहीं भी देखोगे 180 के बराबर। देखो ये ट्रायंगल है, इसमें ये लाइन बढ़ा दूंगा तो ये एक बाहर का कोण, और ये फिर से पूरा कर दूंगा तो ये एक आधा आधा सर्कल बन गया, तो आधा सर्कल मतलब 180 डिग्री, पूरा सर्कल हो जाएगा तो 360 हो जाएगा ना। ठीक है, इतनी बात अगर तुम्हारे को समझ में आ गई, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इस रेगुलर पॉलीगन की 24 साइड है, तो अगर मुझे ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो भाई इसके लिए फॉर्मूला होता है, प्रत्येक बाह्य कोण। क्या फॉर्मूला होता है, रट्टे नहीं मारना बस। देखो दो बात तो ये समझ में आ गई, याद रख लेना, ये दो बात याद रखनी है, पॉलीगन के सारे क्वेश्चन होते हैं। ये दो बात याद होगी तो प्रत्येक बाह्य कोण किसी भी पॉलीगन का कैसे निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल के टोटल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दे। क्या बोला मैंने, एक्सटीरियर एंगल का टोटल, एक्सटीरियर एंगल निकाल रहा हूं ना, इस टोटल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दे। इंटीरियर एंगल निकालना पड़े तो इस टोटल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना। बात आ रही है समझ में, दोनों तरीके से आंसर दिखाऊंगा निकाल के तुम। ठीक है, तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा, तो इसके हिसाब से अगर मैं इसको काटूंगा तो 12 दूनी 24, 12 तीस 36, तो 2 से काटा 15 पे, ये 15 डिग्री के आ गया उस पॉलीगन का, कौन से वाले का, जिसकी 24 साइड है, उस पॉलीगन का बाहर का एंगल आ गया। लेकिन वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, वो तो ये कह रहा है कि उसके प्रत्येक अंत्य कोण का मान बता दो, बाहर वाले कोण का नहीं पूछना चाह रहा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, एक्सटीरियर की वैल्यू है 15, इंटीरियर की पता करनी है, तो इंटीरियर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 15, 165। आंसर आ गया, ऑप्शन बी। बात समझ में आई? एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका मैंने क्या कहा, जैसे ये फॉर्मूला था ना, ऐसे ही मैं इसके साथ भी कर सकता हूं, क्या, कि अगर मैं ईच इंटीरियर एंगल निकालना चाहूं, ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंत्य को अगर मैं ये निकालना चाहूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो सम होता है इसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ साइड से। ये तो किया था मैंने यहाँ पे, और नंबर ऑफ साइड कितनी दे रखी है, 24। इसका मतलब ये कितना है, 24। ठीक है, तो 24 में से 2 गए 22 बटे में 24 इंटू में 180। ठीक है, क्लियर। तो काटो, 6 चौके 24, 6 तिया 18, जीरो, 2 दूनी 4, 2 15 30, 2 से काटो 11 पे, 15 गुना 11 165। अरे आंसर तो सेम आया, तो सेम ही आएगा और क्या होगा। लेकिन कौन सा फिर ज्यादा अच्छा था, ये ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा है। तो कहीं भी इंटीरियर एंगल पूछता है तो कोशिश करो कि घूम के एक्सटीरियर एंगल की तरफ से आया जाए,
दोनों मेथड तुम्हें बता दिए मैंने, दो फार्मूले ये हो गए, तीसरा और चौथा दो फार्मूले ये हो गए। ठीक है, क्लियर है, ये फार्मूले याद रखना भाई, तभी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ओक्टागन। ठीक है, ओक्टागन, ओक्टागन, ओक्टागन जिसकी 8 भुजा हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स विकर्णों की संख्या, एक फार्मूला और याद कर लो, विकर्णों की संख्या, ये याद कर लोगे ना, तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन इन्हीं से सीधे सीधे आएंगे। ये फार्मूला है n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, तो ओक्टागन है तो n की वैल्यू कितनी है, 8, 8 - 3/2, 8 इंटू में 8 में से 3 गए 5/2, 2 से कटा 4 पे 5 चौके, खत्म हो गया, ऑप्शन सी आ गया, इजी, बस ये फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन टॉपिक का है, क्षेत्रमिति का है। कह रहा है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के, नहीं ये तो ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है भाई, त्रिज्या के दो सहकेंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं। सहकेंद्रीय का मतलब होता है कोसेंट्रिक सर्कल, यानी कि जिनका केंद्र सेम हो। तो 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं। बड़े वृत्त की किसी जीवा की लंबाई कितनी होगी जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। फाइंड दी लेंथ ऑफ chord of largest circle which is tangent to the smaller circle। ठीक है, लेंथ ऑफ chord of larger circle which is tangent to the smaller circle। तो पहली बात तो दो सर्कल हैं सेम सेंटर के, कोसेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर से, ठीक है, ये दो सर्कल मैंने यहाँ, इन दोनों का सेंटर जो है वो सेम है। ठीक है, तो उस जीवा की लंबाई यानी कि ये कोड, कोड जिसको जीवा बोलते हैं, इसकी लेंथ पूछ रहा है जो इस छोटे सर्कल की टेंजेंट हो, यानी कि इसको स्पर्श करती हो। तो इसकी लेंथ हमसे पूछ रहा है, यानी कि AB की लंबाई हमसे पूछना चाह रहा है। अब आप मुझे बताइए, ये छोटा सर्कल है, इसके सेंटर से यहां मिलाऊंगा तो ये इसका क्या होगा, रेडियस होगा, जो कि कितना दे रहा है, 12। इस सेंटर से इस बड़े सर्कल पे मिलाऊंगा तो ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा, जो कि कितना दे रखा है, 13। याद करो पिछली क्लास में मैंने क्या समझाया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ध्यान रखना। जब हम, ये टेंजेंट है, यहाँ सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का काम करेगा। ठीक है भाई, 90 का काम करेगा, तो ये 90 का काम कर रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये 13, ये 13, ये 12, तो ये कितनी होगी, 5। ठीक है, और ध्यान रखना ये बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, यानी कि जितना ये होगा उतना ये होगा, तो इधर भी कितना होगा, 5 और 5 10, इसका आंसर बन, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर, तो ये बात ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई है, कि अगर किसी कोड में हम सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये दो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जीवा है, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, देखो ये पूरी जीवा होगी ये भी, और ये सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ट्रिपलेट लगाया 5 12 13 का, किसी को नहीं है तो फिर पाइथागोरस लगा देना। ठीक है, तब भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 196 मीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा के बराबर है। मेंसुरेशन टॉपिक का एक क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति का। हमें एरिया ऑफ सर्कल बताना है, ठीक है, जिसका जो रेडियस है वो 196 पेरीमीटर वाले एक स्क्वायर की साइड के बराबर। ठीक है, त्रिज्या जब तक नहीं होगी तब तक एरिया नहीं मिलेगा हमें सर्कल का। तो अब देखो इस क्वेश्चन में जो घुमा फिरा की बात कर रहे हैं, 196 मीटर परिमाप वाले, यानी कि परिमाप कितना है, 196, यानी कि कोई स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर, यानी कि इसकी सारी साइड ए है, तो इसकी, इसका परिमाप कितना हो, 4। 4 एक इसके बराबर है 196, ए की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, 4 चौके 16, 4 नहीं में 36, ए की वैल्यू कितनी आई, 49। ठीक है, ये कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसका रेडियस 196 मीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी कि एक का परिमाप 196, इसकी साइड के बराबर जो है उस सर्कल का रेडियस है, यानी कि हमें जो रेडियस की वैल्यू हो वो मिल चुकी है, विच इज 49। तो एरिया हमसे पूछ रहा है सर्कल का, तो सर्कल का एरिया सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, पाई होगा 22/7 और रेडियस है 49 इंटू में, तो 7 से कटा 7 पे 9 सत्ते 63, 3 दूनी 6, लास्ट में 6 आएगा, किसी ऑप्शन में लिखा है, एक ही ऑप्शन में लिखा है, तो आंसर ऑप्शन सी,
मैंने क्या किया, सिर्फ लास्ट लास्ट की मल्टीप्लाई कर दी, 2 सत्ते 14। लेकिन मुझे तो लास्ट लास्ट का देखना है, तो 4 9 36। लास्ट में क्या आ रहा है, 6। लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है। हाँ, अगर कई ऑप्शन में लिखा होता फिर मल्टीप्लाई करके देख लेते। तो आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, तो बेस है एक प्रिज्म का, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। ठीक है, यदि आधार का परिमाप, इफ पेरीमीटर ऑफ बेस इज 18 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ प्रिज्म इज 20 सेंटीमीटर, प्रिज्म की ऊंचाई 20 है, तो प्रिज्म का आयतन यानी कि वॉल्यूम आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये प्रिज्म कुछ इस तरह का होता है, रफली बना रहा हूँ इसको जस्ट समझने के लिए। इस तरह का प्रिज्म होता है। ये आपको बेस जो है अ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी सारी साइड क्या है, बराबर है। ठीक है, और इसका जो परिमाप दे रखा है, आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, a+a+a3 है, इसकी वैल्यू 18 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6। a की वैल्यू 6, यानी कि साइड जो है इस ट्रायंगल की वो कितनी है, 6 है। ठीक है, प्रिज्म की हाइट, हाइट कितनी है, ये कितनी है इसकी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, उसके लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। ये फॉर्मूला लिख लें कि आधार का क्षेत्रफल इनटू में ऊंचाई। ठीक है, तो आधार क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड तो 6 निकाली थी अभी हमने, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये इसका होता है एरिया का फॉर्मूला। और ऊंचाई इसकी कितनी है, क्वेश्चन में 20 है, 4 से काट दिया 5 पे, 6 पंजे 30, 30 6 180, 180 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो क्यूब होगा। ठीक है, तो 180 √3, ये इसका जवाब है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए। तो आपका फॉर्मूला था, मैंने बताया प्रिज्म का, ध्यान रखना प्रिज्म का अगर आपको वॉल्यूम निकालना पड़ जाए तो यहां मैंने लिखा एरिया ऑफ बेस, यानी कि आधार का क्षेत्रफल। और यहाँ एरिया ऑफ बेस ही क्यों लिखा गया, क्योंकि जो बेस है किसी भी प्रिज्म का वो अलग अलग हो सकता है। जैसे इस केस में ट्रायंगल दिया है, ऐसे ये स्क्वायर भी हो सकता था, ऐसे ये पेंटागन भी हो सकता था, ऐसे ये रेक्टेंगल यानी कि आयत भी हो सकता था। तो इसलिए एरिया ऑफ बेस, तो जो भी बेस है, वो रेक्टेंगल है, वो स्फीयर है, या ट्रायंगल है, उसका एरिया का फार्मूला इनटू में। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे इसका एक टोटल सरफेस एरिया, ये भी पूछ सकता था, और लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी पूछ सकता था, तो इसके फॉर्मूले भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू, पहले इस वाले को लिख लो, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। ठीक है, दिख रहे, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। ठीक, हिंदी वाले लिख लेंगे, आधार का परिमाप इनटू में ऊंचाई, आधार का परिमाप इनटू में ऊंचाई, ये लेटरल सरफेस एरिया का है। ठीक है, इसको मैं अब अपडेट कर देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। तो इसमें यहाँ पे आ गया लेटरल सरफेस एरिया, तो प्लस में ऊपर और नीचे का एरिया भी लगेगा, तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ये फॉर्मूले याद रख लेना, आजकल इसके क्वेश्चन भी जो है लास्ट टाइम देखे गए थे। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। 2 गुना क्यों किया, क्योंकि एक ऊपर का और एक नीचे का। वक्र का मतलब होता है, जैसे मैं दोनों में फर्क बता देता हूँ। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब जिस रूम में बैठ के आप क्लास देख रहे हैं, कि चारों दीवारों का एरिया। ठीक है, छत और फर्श नहीं लिया इसमें, वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जिसमें चारों दीवार के साथ छत और फर्श भी ले लेंगे। ठीक है, तो जितनी छत उतना ही फर्श होगा, तो इसलिए 2 इंटू एरिया ऑफ बेस यहाँ पे किया गया LSA के साथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, कर लेना। आए थे ना ये फॉर्मूले भी आपके, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। 25 34 46 48 2x+1, और ये सारी जो है इनको आरोही क्रम में लिखाया गया है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है।
और इनकी माध्यिका जो है वो 77 है, तो x का मान क्या? ठीक है, तो यहाँ पे देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी मीन के बारे में, है ना। अब आज हम बात कर रहे हैं माध्यिका यानी कि मीडियन के बारे में। तो मीडियन कैसे निकलता है, हालांकि मैंने रेंज भी सिखा दिया है। रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, सिखा दिया था मैंने, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है सांख्यिकी का। तो यहाँ पे माध्यिका यानी कि मीडियन कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल सा। ये 5 फिंगर है, ये 5 फिंगर को आपने अरेंज करना है पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम। अरेंज करने के बाद आपको बता दूं 5 फिंगर में जो बिल्कुल मिडल फिंगर है वही आपकी क्या है, मीडियन है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल आसान सी बात थी, ये क्या है, मीडियन है। लेकिन अगर फिंगर 4 होती तब फिर मीडियन कैसे निकालते हैं? तो इस सिचुएशन में जो बीच की दोनों वैल्यूज हैं इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, मीडियन आ जाएगा। बस सिंपल सा कंसेप्ट, ये मीडियन निकालने का तरीका सिखा दिया। तो यहाँ पे ये संख्या पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, तो कितनी है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितनी है 10। तो हमें क्या करना है, इनका मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालेंगे, 10 का आधा क्या होता है, 5, यानी कि फिफ्थ और सिक्स नंबर को क्या करूंगा, प्लस और बटे में क्या कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है। पांचवें देखो टोटल नंबर कितने थे, 10। देखो ये कितने हैं, टोटल 4 थे, मैंने कहा था इन दोनों को प्लस करने। तो देखो 4 फिंगर थे, 4 का आधा कितना होगा, 2, यानी कि सेकंड वाली लेनी है और थर्ड वाली लेनी है, ऐसी ली थी ना। तो मैंने ये वो देखा टोटल 10 थे, तो 10 का आधा कितना, 5, तो पांचवा और छठे छठे नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, मीडियन यानी कि माध्यिका। तो देखो चौथा ये पांचवा कौन सा, ये छठा कौन सा, ये तो 2x+1 प्लस में 4x+3 डिवाइड कर दो 2 से, और ये दे देगा मीडियन, जो कि कितना है क्वेश्चन में 76। तो 2x और 4x 6x, प्लस में 1 और 3 4, ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15, ये 4 उधर गया तो माइनस, और x की वैल्यू के लिए काट दो, 6 दूनी 12 6 पंजे। ठीक है, तो 25 आंसर ऑप्शन डी में लिखा। तो मीडियन निकालना भी सिखा दिया आज मैंने। ठीक है, अब मोड निकालना भी सीख लो भाई। मोड तो बिल्कुल ही आसान होता है, एग्जाम में पूछा भी गया था मोड निकालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिए गए डाटा का मोड निकालो। मोड में क्या करते हैं, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वही मोड हो। ठीक है, तो देखो 4 कितनी बार आया, 2 बार। क्लियर है, 3 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यही दिख रहा है मुझे सबसे ज्यादा। 3 जो है 4 बार आया, 3 हो सकते हैं, लेकिन और भी देख लेते हैं। 9 तो एक ही बार 2 बार ही दिख रहा है। 4 जो है 4 1 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ, 2 बार, 2 ही बार है। 6 की बात करें तो 6 देखो कितनी बार लिखा हो, 1 बार, 2 बार, तो सबसे ज्यादा बार तो 3 ही दिखाई दे रहा है, तो आंसर ऑप्शन सी बनेगा। जो सबसे ज्यादा बार लिखे वही आपका, तो आंसर ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष एवं पाद, शीर्ष मतलब होता है टॉप और पाद मतलब होता है उसका बॉटम, ये अवनति कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री दिखाई देते हैं। ये अवनति कोण जो है ये अवनमन कोण, यानी कि देखो मैंने कल भी आपको समझाया था कि ये मेरी आंख की सीध है, अगर मैं यहां से ऊपर की तरफ कुछ ही ऑब्जेक्ट को देखूंगा ऐसे, तो ये जो ऊपर की तरफ एंगल बना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन को। अगर मैं यहीं से नीचे की तरफ देखूंगा तो मेरी आंख ऐसे जो एंगल बनाएगी ये होता है अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से, यानी कि कोई बंदा 60 मीटर ऊंची इमारत पे खड़ा है, ये 60 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है। ठीक है, ये धरती का लेवल है। इस टावर से इससे एक टावर के, यानी कि ये एक टावर को देख रहा है, ये कोई टावर लगा हुआ है, दिस इज ए टावर। ठीक है, टावर टेढ़ा हो गया, क्या कर लेते हैं, ये कोई टावर है। ठीक है, ये कोई इमारत है, ये कोई टावर है। इसने क्या किया, इसके एक तो टॉप को देखा और एक इसके बॉटम को देखा, एक टॉप को देखा और एक इसके बॉटम को देखा। तो एंगल कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मैं इस इमारत को यहाँ पे ऐसे मिला लूं, ध्यान देना एंगल तो ऊपर बने थे, मैंने अभी बोला था आपको ऊपर बने थे, लेकिन लेने हमेशा नीचे ही होते हैं। तो एक एंगल यहाँ बना और एक यहाँ बना, तो जाहिर सी बात है ये छोटा है तो इसको 30 लिखना है, ये बड़ा है तो इसको 60 लिखना है। ये खास पॉइंट है, अगर यहाँ गलती होगी तो फिर आंसर भी गलत आएगा। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ये आपसे पूछना,
ठीक है, ये कितनी है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। रट्टा नहीं मारना, कल मैंने समझा दी सारी बातें। ठीक है, पिछली क्लास देख लेना जिसने नहीं देखी हो तो। मैंने बताया कि यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन, हालांकि एंगल ऊपर बने थे भाई, लेकिन एंगल आप नीचे ही लेना। पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा और लंबे चले जाएंगे, इतनी दूर नहीं जाना। जब नजदीक से काम चल रहा है तो फिर इतनी दूर जाके क्या निकालोगे। ठीक है, आप देखो, ये एक बड़े वाली ट्रायंगल है जिसमें 60 आ रहा है, ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये 60 है तो मैंने कहा था 60 है तो इसका नाम कितना है, √3, इसका नाम कितना है, 1। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी। तो यहां से कंपेयर करते हैं, क्या इसकी वैल्यू दे रखी है, यानी कि √3 की वैल्यू दे रखी है 60, एक की निकाल लेते हैं। एक की क्या होगी, 60 बटे में रूट। पैर में रूट अच्छा नहीं लगता, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से डिवाइड कर दो। ये बन गया 60 √3 बटे में 3। 3 × 9 हुआ ना, 9 का √3 बनेगा, तो 3 से कटा 20। दिस इज 20 √3। कोई दिक्कत है भाई किसी को? मेरे ख्याल से तो होनी नहीं चाहिए। √3 की वैल्यू दे रखी थी, एक की निकाल दी। एक की निकाल ली तो मुझे क्या पता लग गया, ये 20 √3 पता लग गया। भाई जितनी ये है उतनी ये भी तो है, ये एक है तो फिर ये भी तो एक है। क्या ये बात समझ में क्लियर है? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो इस बड़ी ट्रायंगल का काम हमने कर लिया। अब थोड़े से अलग कलर में कर। अब देखो, ये वाली 30 है, ये इसको रेड लिख लेते हैं, ये 30 डिग्री। मैंने कहा ये 30 डिग्री है। ठीक है, मुझे क्या पता करना है, मैं इसको निकालना चाह रहा हूँ। ये निकल गई तो इस पूरी में से ये घटा दूंगा, ये बच जाएगी, और ये इतनी ही ये टावर की हाइट है। ठीक है, तो मैंने कहा ये रेड कलर वाली है, इसका नाम 30 है। ये 30 है तो इसका नाम 1 है, और इसका नाम √3 है। बताया था ना, 30 है तो ये 1 होता है, ये √3 होता है। 60 होता है तो ये √3 होता है, ये 1 होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ, अब √3 की वैल्यू 20 नहीं दे रखी, दे रखी है, यानी कि √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 √3। एक की वैल्यू निकाल लो, 20 √3 बटे में रूट, इससे कट गया, एक की वैल्यू 20 आ गई। यानी कि ये जो है ये 20 मीटर है। तो ये 20 मीटर आ गया, पूरा 60 था तो ये कितना बच गया, 40, खत्म हो गया, 40 आंसर। तो कंपेयर करना होता है इसके अंदर, जिसको कंपेयर करना आ गया उसको क्वेश्चन फटाफट। ठीक है, समझ में आई बात? मैंने जो बताया यहाँ पे कि कैसे कंपेयर करना है, इस बड़ी में ये दे रखा था तो इसके हिसाब से चला के ये निकाल लिया, इस ट्रायंगल के अंदर इसको निकाल के कंपेयर कर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को स्टेटमेंट नहीं समझ में आई है तो मैंने बताया हिंदी में समझाई है स्टेटमेंट, तो उसको देख लेना, समझ लेना। भूमि पर किसी बिंदु ए से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि अर्थ पे कोई पॉइंट ए है, वहां से अगर एंगल हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। मीनार के आधार की ओर 20 मीटर जाते समय किसी बिंदु बी पर उन्नयन कोण बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम मीनार की ओर साइड जा रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होके 60 डिग्री हो गया, तो मीनार की हाइट बताइएगा। तो देखो, ये मीनार है, ये है पॉइंट ए। यहां से मैंने इस मीनार के टॉप पे देखा, जैसे ही टॉप पे देखा तो एंगल कितना था, 30 डिग्री। ठीक है, इस ए पॉइंट से एंगल कितना था, 30 डिग्री। फिर हम 20 मीटर इसकी तरफ गए, कितना गए, 20 मीटर, ये डिस्टेंस 20 मीटर का है। हम इसकी तरफ गए, जैसे ही हम इसकी तरफ गए तो ये एंगल अब कितना हो गया, 60 डिग्री। ध्यान रखना, इधर 30 और किधर 60 लिखना है। जितना आप ऑब्जेक्ट के नजदीक जाओगे उतना एंगल बढ़ता रहेगा। ध्यान दो, आप किसी कमरे में खड़े हो जाओ और उसके जहां लेंटर और दीवार मिल रही है ना, उस किनारे पे देखो, उस किनारे पे देखो, और जैसे जैसे आगे जाओगे देखो तुम्हारी मुंडी ऊपर की तरफ उठती जाएगी, और जैसे जैसे दूर आओगे तुम्हारी मुंडी नीचे की तरफ आती रहेगी। इसका मतलब जितना ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे उतना डिस्टेंस जो है, ओ सॉरी एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा। यहां से यहां तक चला जाऊंगा तो ये 90 नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपसे हाइट पूछ रहा है इस मीनार की, ये आपको दे रखा है बस। खास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा सा कलरफुल बना के समझ। ठीक है, कैसे? सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ जिसमें एंगल 60 है। याद करो, अगर ये 60 है तो इस भाई साहब का नाम क्या रखा था हमने, 3, और इसका नाम क्या रखा था, 1। कहां से, यहां से यहां। ध्यान दो, इतनी है ना ट्रायंगल, तो ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये 60 है तो ये √3 होता है, ये 1 होता है। कोई दिक्कत आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बड़ी वाली ट्रायंगल की। बड़े वाली ट्रायंगल कौन सी, ये वाली जिसका एंगल है 30 डिग्री। इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर एंगल 30 है। मुझे बताओ, अगर ये 30 है तो इसका नाम क्या रखते हैं, 1। इस पूरे का नाम क्या रखते हैं, √3। ध्यान दो, इस पूरी पूरी बड़ी साइड ये हुई ना, इसमें इस पूरी ट्रायंगल के अंदर इसका नाम 1 रखते हैं, इसका नाम √3 रखते हैं।
अब यहां से क्या कॉन्ट्राडिक्शन आया, क्या दुविधा पैदा हुई। ये जो मीनार था, ये जो टावर था, इस ट्रायंगल के हिसाब से इसका नाम है √3 और इस 30 वाली के नाम से इसका हिसाब है 1। अब मुझे बताओ भाई, मीनार तो एक ही है, फिर नाम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? यहाँ तो दो अलग अलग नाम हो गए। इसके हिसाब से, इसके हिसाब से √3, काले वाले के हिसाब से, लाल वाले के हिसाब से 1। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो इस गड़बड़ को ठीक कर दो। कैसे? इसका नाम सेम कर दो, या तो इसको √3 से डिवाइड कर दो, या इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये रेड वाला भी √3 कह रहा है, ये भी √3 कह रहा है, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना, √3 √3 3 बनेगा। जैसा इधर किया वैसा इधर भी करना है तो लाल ही वैल्यू ना दोनों, लाल वैल्यू है तो सेम काम करना पड़ेगा। तो अब देखो, ये हो गया सारा काम। अब आता है आखिरी काम, कंपेयर करने का। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा अलग था। तो कंपेयर किससे करना है? गिवन वैल्यू से। गिवन कितना है? 20 मीटर। और 20 मीटर कितना हिस्सा है? इतना। तो मुझे बताओ, इस पूरे में से ये निकाल दूं तो पूरा कितना है? 3। पूरा तो 3 है। इसमें से एक निकाल दूं तो बचा कितना? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 20। 2 की वैल्यू कितनी है? 20। तो एक की वैल्यू कितनी आई? एक की वैल्यू 10 आ गई। एक की वैल्यू 10 आ गई। लेकिन मुझे तो एक की नहीं निकालनी, मुझे तो √3 की निकालनी है। तो √3 की कितनी हो जाएगी? 10 √। बात आई समझ में? फिर से सुनो, ये पूरा है 3, जिसमें से ये निकल गया 1। तो 3 में से एक निकल गया, बचा कितना? 2। तो 2 ही बराबर है 20 के। तो 2 20 के बराबर, तो 1 10 के बराबर। और √3 किसके बराबर? 10 √3 के बराबर। तो यही पूछ रहा था, आंसर ऑप्शन से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से करना। ठीक है, तो क्लास कैसी लगे बता देना यार। ठीक है, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, पढ़ लो। मुझे तो वैसे भी कोई वो नहीं होता कि ये करो वो करो, तुम पढ़ लो यार बस, और कुछ नहीं। ठीक है। इफ 3 sin theta plus 5 cos theta equal to 5, then 5 sin theta minus 3 cos theta is equal to। तो देखो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बिना पेन चलाए हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट दिखे, बोला जी कैसा फॉर्मेट दिखे, ध्यान दो। इसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा और नीचे वाले में साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यानी कि ये प्लस का है, ये माइनस का है। इंटरचेंज क्या होगा? ये 3 पहले इधर लिखा था, बाद में इधर लिखा है, ये 5 इधर से इधर लिखा है। ये फॉर्मेट है आपका। दिस इज a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल टू x का। ठीक है, एक इक्वेशन तो ऐसी दिखेगी, और दूसरी कैसे दिखेगी? b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा इक्वल टू y की। या ऐसी भी दिख सकती है, उसमें क्या दिखाएगा कि b और a कर दिया ना, a कोस थीटा माइनस b साइन। ठीक है, क्या लिख रहा हूं भाई? पता ही नहीं लग रहा हो क्या लिख रहा हूं। ध्यान से सुनो, अब जो मैं बताऊंगा। ये a साइन थीटा b कोस थीटा है। ठीक है, इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में a अपनी जगह है, b अपनी जगह है, लेकिन एक प्लस का है, एक माइनस का है। ठीक है, लेकिन साइन इंटरचेंज हुआ। ठीक है भाई, क्लियर है? या तो ए बी इंटरचेंज होंगे, या साइन और कोस इंटरचेंज। ठीक है, बात समझ में आ? इस वाले में भी देखो, इस वाले में क्या किया? इस वाले में देखो, ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो इसमें ए इधर था, इधर पहुंच गया, बी इधर था, इधर। साइन अपनी जगह, कोस अपनी जगह। ठीक है, ये फॉर्मेट है ऐसा। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 साइन थीटा प्लस में 5 कोस थीटा इक्वल टू 5। और क्या दे रखा है? 5 साइन थीटा माइनस में 3 कोस थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, ये पूछ रहे हैं। आप देखो, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, कोस थीटा की कोस थीटा, एक प्लस की एक माइनस, एक प्लस की एक माइनस की, है ना? ये 3 इधर से इधर गया, 5 इधर से इधर आया, तो मैंने कहा ए इधर से इधर आया, बी इधर से इधर आया। ये वाला फॉर्मेट। ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि ए और बी तो अपनी जगह पे रहे, लेकिन कोस और साइन इंटरचेंज कर दे, ऐसा भी हो सकता था। तो इस सिचुएशन में आंसर क्या होगा? ए स्क्र प्लस में बी स्क्र इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस में वाई। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे आपके लास्ट एग्जाम में। तो इनको करना जरूरी है, कि जहां पर भी ऐसे दिखें, सीधा आंसर क्या, कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ये तो है एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, ये तो 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कट गया, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर नो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, देयरफॉर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू प्लस माइनस। मतलब प्लस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा, और -3 का भी नो बनेगा, तो आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, बात आई समझ में? ये बात आई समझ में? मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं है इनकी।
जितने रट्टे मारोगे ज्यादा लंबे नहीं चलोगे। पहचान सीखो। ठीक है, कि पहचान क्या है, कि ऐसा ऐसा दिखे कि साइन और कोस में दिखे, एक प्लस का एक माइनस का, नंबर भी सेम दिख रहे हैं पर उल्टे पुल्टे लिखे, कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं करता। इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो प्लस इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ऐसे लिखो, बस आंसर आ जाएगा। तो सीधे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।